मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 21। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C21। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.000.0003। अध्याय 21। बेचैन लिन नाना। ये थंडरहॉर्न बुल स्पष्ट रूप से अभी भी एक बछड़ा था, केवल 1 मीटर लंबा और प्रारंभिक युवावस्था के मध्य चरण में। फिर भी जब वह पूरे क्रोध में था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसके उभरे हुए वज्र सींग आगे की ओर थे, विशाल बैल की एक जोड़ी आंखें बाहर निकली हुई थीं, और उसके मोटे खुर जमीन को बार बार जोत रहे थे, हमला करने के लिए तैयार थे। डर था भाव विह्वल करने वाला। नीली स्कर्ट वाली लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और कुछ कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा कायरता से भरा हुआ था। बड़े भाई वह ये खत्म हो गया। अरे नहीं, हे फैन ने कहा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और कांप रहे थे। थोड़ी देर के लिए घबरा गए और तुरंत होश में वापस आ गए। नाना चलो, पेड़ पर चढ़ें। उसकी आवाज़ तीव्र थी, और जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसने नीली स्कर्ट वाली लड़की को पकड़ लिया और उसे पेड़ पर जोर से धक्का दे दिया, खुद को खींच लिया और छाल को तेजी से ऊपर उठाया। दोनों अभी 3 या 4 मीटर ही चढ़े थे कि थंडरहॉर्न बुल तेजी से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके धनुषाकार सींगों ने पेड़ के तने में 2 बड़े छेद कर दिए और पूरा पेड़ लगातार हिलता रहा। लिन नाना ने सदमे में लगभग गिरते हुए कहा। स्थिर नाना, तुम्हें रुकना होगा। यदि आप गिर गए तो आपका काम हो गया। नीली स्कर्ट वाली लड़की की एड़ी के सामने अपना कंधा पकड़कर और अपना सिर नीचे झुकाकर हे फैन चिल्लाया। बूम बूम। थंडरहॉर्न बुल हॉर्न रहा था, पीछे हट रहा था, चार्ज तेज कर रहा था, बैक कर रहा था और बार बार अपनी गति तेज कर रहा था। पेड़, जिसे केवल 2 लोग ही घेर सकते थे, जल्द ही ढह गया और आधा टूट गया, धीरे धीरे आगे की ओर गिर गया। मैं नहीं कर सकता, मैं रुक नहीं सकता, पेड़ गिरने वाला है। लिन नाना सिसकते हुए रोया। नाना डरो मत, मैं 3 से उल्टी गिनती करूंगा और हम एक साथ नीचे कूदेंगे और दाहिनी ओर घने जंगल की ओर दौड़ेंगे। अपनी घबराहट में हे फैन ने अभी भी विवेक का एक अंश बनाए रखा। थंडरहॉर्न बुल ने बहुत ताकत खो दी है। हमारे पास अभी भी भागने का मौका है, इसलिए हार मत मानो। क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं? 3, 2, 1, कूदो। दर्जनों मीटर लंबा पेड़ धड़ाम से गिर गया और पुरुष और महिला बुरी तरह से कई बार पलटते हुए जमीन पर गिरे। सौभाग्य से बड़ा पेड़ थंडरहॉर्न बुल और दोनों के बीच गिर गया, जिससे थंडरहॉर्न बुल की प्रगति अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गई। हे फैन ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत खुशी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं और तुरंत लिन नाना को ग्रोव के एक तरफ खींच लिया। मुंह पीले शरीर वाला थंडरहॉर्न बुल अचानक लड़खड़ाया, हवा में कदम रखा और 2 या 3 मीटर तक उछल गया, एक ही बार में बाधा को पार कर गया और उसके और पुरुष और महिला के बीच की दूरी को और भी कम कर दिया। एक और हवाई कदम। इसने इसे अभी सीखा है और इसका लगातार उपयोग कर सकता है। ये थंडरहॉर्न बुल काफी प्रतिभाशाली है। बाई वुशांग, जो छाया में छिपा हुआ था, ने चुपचाप टिप्पणी की, और उसकी तारीफों के बावजूद उसके पास उन दोनों की मदद करने के लिए आगे आने का कोई विचार नहीं था। नहीं, उसने इस थंडरहॉर्न बुल को वश में करने का प्रयास करने का इरादा किया था। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल पहला दिन है। मेरे पास अभी भी एक बेहतर पालतू जानवर चुनने के लिए काफी समय है। जहां तक इस थंडरहॉर्न बुल की बात है, अंत में यह अभी भी थोड़ा कमजोर है। यदि यह अंतिम चरण का युवा रूप होता तो शायद मेरा दिल इस पर आ जाता। मध्य अवस्था का युवा रूप, इसे भूल जाओ। चुपचाप खड़े होकर बाई वुशांग ने खिसकने का इरादा किया। उन्होंने 5 मिनट का अच्छा नाटक देखा था और अब समय आ गया था। ये जोड़ी सफलतापूर्वक बच सकी या नहीं, बाई वुशांग ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि यह थोड़ा अनिश्चित था। आखिरकार अपने पैर घसीटने वाली महिला को लाने से कठिनाई तेजी से बढ़ जाएगी। नाना, आप मुझे किस लिए झकझोर रहे हैं? जैसे ही वह मुड़ा और 2 कदम चला, उसके पीछे से भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी की चौंका देने वाली चीख सुनाई दी। शुद्ध जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और बाई वुशांग ने फिर से पीछे मुड़कर देखा। लेकिन उसने देखा कि नीली स्कर्ट वाली लड़की ने उसकी तरफ दौड़ रहे भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी का दामन झटका दिया और उसे थोड़ा धक्का दिया, और तेजी से दौड़ रहे भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। मुंह एक छोटे से हिलते हुए पर्वत शिखर की तरह भयानक क्रोध में लिपटे हुए थंडरहॉर्न बुल ने भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी को पटकने में संकोच नहीं किया, उसकी छाती और पेट के बीच में वार किया। भूरे रंग के कपड़े पहने उस आदमी की चीख निकल गई और उसने खून का एक बड़ा सा कौर बेतहाशा उछाल दिया, जिससे उसका पेट ढक गया और वह जमीन पर गिरकर ऐंठने लगा। जीवन और मृत्यु के क्षण में उसने कठिनाई से अपना सिर घुमाया और उसकी 2 घनी रक्तरंजित आंखें नीली स्कर्ट वाली महिला की तेजी से दूर होती आकृति को बढ़ती नीरसता के साथ अविश्वसनीय रूप से देखती रहीं। नाना, आपने वास्तव में मुझे धोखा दिया। भूरे रंग के कपड़े पहने उस व्यक्ति ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने अपनी कमर में छिपे संकटग्रस्त ताबीज को कुचल दिया और पूरी तरह से बेहोश हो गया। प्रकाश की एक दूधिया सफेद अर्धवृत्ताकार ढाल दिखाई दी, जिसने उसे मजबूती से अपनी जगह पर लपेट लिया। जब थंडरहॉर्न बुल ने उस पर 2 बार प्रहार करने की कोशिश की और पाया कि सफेद प्रकाश ढाल बिल्कुल भी नहीं हिली, तो उसने अपने खून से सने सींगों को नीली स्कर्ट वाली महिला की ओर घुमाया, जो बहुत दूर भाग गई थी, और बेतहाशा उसके पीछे भागी। ये सब देखकर बाई वुशांग की भौहें गहरी हो गईं। ये औरत बहुत शातिर है। भूरे रंग का वह आदमी सहानुभूतिपूर्ण था और उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसने वास्तव में जीवित रहने के लिए अपनी टीम के साथी को धोखा दिया। बाई वुशांग को ऐसी महिला से दिल की गहराइयों से नफरत थी। खूबसूरत चेहरे के नीचे बिच्छू और सांप जैसा दिल छिपा था। ये सचमुच घृणित था।
हालांकि 1 या 2 मिनट के भीतर एक गुरु एक उड़ते हुए पालतू जानवर पर दिखाई दिया, जिसने पहले भूरे रंग की चोटों वाले व्यक्ति को ठीक करने के लिए एक महान उपचार जादू किया और फिर उसे ले जाने के लिए एक विशेष स्ट्रेचर पर खींच लिया। इस गुरु को एक काले बिंदु के रूप में हवा में गायब होते देख भाई वुशांग ने दुख से अपना सिर हिलाया और जंगल की खोज जारी रखी। 10 मिनट बाद जंगल के रास्ते में कहीं भाई वुशांग ने अभी अभी मेहंदी चुनी ही थी कि अचानक उसने दूर से अपने सामने एक आवाज़ देखी और देखने के लिए झट से अपना सिर उठाया। एक अस्त व्यस्त नीली स्कर्ट वाली महिला को उसकी ओर थके हुए दौड़ते हुए देखा गया। दूर से एक पीला प्राणी उसका पीछा कर रहा था। क्या मैं चीज़ें देख रहा हूँ? मैं उसे दोबारा कैसे देख रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए भाई वुशांग को संदेह हुआ कि वह सपना देख रहा है। आगे बढ़ने से पहले उसने बस अपनी दिशा बदल ली थी, जिससे नीली स्कर्ट वाली महिला गायब हो गई थी। ये वास्तव में वह है। थंडरहॉर्न बुल वास्तव में अभी तक उसे पकड़ नहीं पाया है, बल्कि वह एक बड़ा घेरा बनाकर मेरी तरफ आ गई है। भाई वुशांग ने चिढ़ते हुए शाप दिया और अपना सिर जंगल के दूसरी ओर कर लिया। वह नीली स्कर्ट वाली महिला से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी। मदद करना, मदद करना। लिन्नाना ने दूर से देखा कि वास्तव में उसके सामने एक आकृति थी और वह जो शारीरिक और मानसिक रूप से निराशा महसूस कर रही थी, उसमें एक और ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपने कदम तेज कर दिए और अपने जीवन से उस व्यक्ति का पीछा करने लगी। भाई वुशांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी। भागो मत, कृपया मेरी मदद करो। लिन्नाना रोती रही क्योंकि उसके चेहरे पर आंसुओं का दाग था। उसकी आवाज़ उतनी ही दयनीय थी जितनी हो सकती थी। भाई वुशांग अचंभित रहीं और पूरी गति से दौड़ने भी लगीं। चूंकि वह एक स्वायत्त जागृति थे, उनकी आत्मशक्ति सभी विद्यार्थियों में सबसे ऊंची थी और उनकी शारीरिक गुणवत्ता भी सबसे ऊंची थी, इसलिए उन्होंने नीली स्कर्ट वाली महिला से तुरंत किनारा कर लिया। लिन्नाना को समझ नहीं आया कि वह आदमी उसे अनदेखा क्यों कर रहा था, या वह इतनी तेज कैसे दौड़ सकता था। उसका शरीर थक गया था, उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी और वह ठीक से सोचने की क्षमता खो रही थी। फिर भी लिन्नाना अभी भी संकटग्रस्त तावीज़ को इस तरह कुचलने के लिए तैयार नहीं थे। वह इतनी बुरी तरह हारना नहीं चाहती थी। उसके पीछे बैल की उखड़ी हुई सांसों की आवाज़ और भी करीब आती गई और जीवन और मृत्यु के उस महान भय के तहत लिन्नाना ने एक बार फिर अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ दिया और जबरन उस दिशा में जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी जहां भाई वुशांग गायब हो गई थी। दूसरी ओर भाई वुशांग दौड़ी और अचानक रुक गई। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी असहज लग रही थी मानो उसे कब्ज हो। आगे यह एक मृत अंत था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 22। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C22। प्लेवलूम रात के 12 बजे 1:48 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 22। भाई वुशांग बनाम थंडरहॉर्न बुल। भाई वुशांग के रास्ते में कुछ दर्जन मीटर ऊंचा एक छोटा सा पहाड़ खड़ा था, जिसकी दीवारें चिकनी थीं और उस पर चढ़ने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। ये चारों ओर बहुत घनी कांटेदार झाड़ियां थीं और ऐसी जगह नहीं थी जिसे मनुष्य आसानी से पार कर सकें। लापरवाह, कैसे मैंने एक अपरिचित रास्ता अपनाया, कभी नहीं सोचा था कि यह एक गतिरोध होगा। भाई वुशांग ने घूमकर देखा और नीले रंग की एक चकाचौंध चमक अभी भी दूर से देखी जा सकती थी। बहुत कष्टप्रद, ये औरत कब खत्म होगी? उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा। अभी उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए उसी रास्ते से लौटना था, लेकिन उसी रास्ते से लौटते हुए उसे नीली स्कर्ट वाली महिला के साथ साथ पागल थंडरहॉर्न बुल से भी टकराना था। उस समय इस महिला की सताने की क्षमता के साथ वह उसे कैसे जाने दे सकती थी? थंडरहॉर्न बुल से निपटने में मदद करने के लिए वह निश्चित रूप से उसे बाहर खींच लेगी। कितना अप्रिय। भाई वुशांग ने सांस ली और वापस भागने लगी। अब सच्चाई उसके सामने थी कि चाहे वह जहां था वहीं रहे या जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौटे, उसे नीली स्कर्ट वाली महिला से मिलना ही तय था। ऐसा नहीं था कि भाई वुशांग को छिपने के लिए छायादार झाड़ी नहीं मिल रही थी या कहीं किसी पेड़ पर छिपना नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत कमजोर और अनावश्यक होगा। अपने विकल्पों पर विचार करते हुए भाई वुशांग ने पहल करने का फैसला किया। यदि संभव हो तो इससे बचें, लेकिन यदि इसे टाला नहीं जा सकता है तो मैं इसे मार डालूंगा। बिजली विशेषता उत्कृष्ट सामग्री, इसकी बहुत कीमत होनी चाहिए। जल्द ही भाई वुशांग को फिर से नीली स्कर्ट वाली महिला का सामना करना पड़ा। क्या तुम मुझे बचाने के लिए वापस आए? धन्यवाद, धन्यवाद। आशा को फिर से प्रकट होता देख लिन्नाना खुशी से रोने लगी और एक पल में अपनी थकावट को सहन करने में असमर्थ होने पर उसका नाजुक शरीर शिथिल हो गया और वह भाई वुशांग की ओर गिर गई। भाई वुशांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उससे पूरी तरह बचते हुए 2 हल्के कदम पीछे हट गई। लिन्नाना अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंसुओं से भरी आंखें भ्रम से भर गईं। क्यों नहीं, तुमने मुझे पकड़ लिया। क्या वह एक कोमल सुंदर लड़की को जमीन पर गिरने देना सहन कर सकता है? लानत है बेवकूफ़, गोरी महिलाओं के लिए कोई कोमल भावना रखना नहीं जानता। मैं बहुत गुस्से में हूँ। लिन्नाना मन ही मन पागलों की तरह गुर्राने लगी। भाई वुशांग ने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा, अपना पैर उठाया, उसकी कमर के ऊपर से गुजरा और अपना पैर पीछे खींच लिया। तेजी से उसके ऊपर कदम रखा और फिर अपनी नज़र उसके पीछे पीले बैल पर टिका दी। नाम थंडरहॉर्न बुल। जंगली रेस डेमन बीस्ट डायरेक्ट वॉकिंग बीस्ट टाइप थंडरहॉर्न बुल रेस। जीवन स्तर मध्य अवस्था युवावस्था। रक्त गुणवत्ता नश्वर। अस्थि स्तर 6 सितारे। स्थिति क्रोध थकान हल्के घाव। बुद्धि बहुत कम। विशेषता चिड़चिड़ा कमजोर प्रवाह। कौशल चार्ज जमा करना बिजली का फटना एयर सटेप। स्वादिष्ट सेल 18। थंडरहॉर्न बुल ने एक अपरिचित आकृति देखी और धीरे धीरे रुका, हौंकते हुए उसे घूरने लगा।
बाईवुशांग ने फिर अगरबत्ती की थैली निकाली, उसे सीधे अपने हाथ में रख दिया और इसकी परवाह किए बिना कि थंडहॉर्न बुल समझ सकता है या नहीं, उसने कहा, आप देखिए, मेरे पास अगरबत्ती की थैली है और मैंने सक्रिय रूप से आपको उकसाया नहीं है, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं और मुझे अंदर जाने दे सकते हैं। सड़क का ये भाग बहुत संकरा था और थंडहॉर्न बुल का शरीर मूल रूप से सड़क की आधी से अधिक चौड़ाई पर कब्जा कर लेता था, इसलिए यदि बाईवुशांग मुख्य सड़क पर लौटना चाहते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से इसे पार करना होगा। मुंह पीले बैल ने धूप की थैली को सूंघा और धीरे से 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन जब उसने नीली स्कर्ट वाली महिला को देखा जो बाईवुशांग के पीछे चढ़ गई थी तो उसकी आंखें तुरंत फिर से लाल हो गईं। मुंह थंडहॉर्न बुल जंगली हो गया और बैल के 2 तेज सींग बिजली से चमकने लगे जैसे ही उन्होंने बड़ी तेजी से बाईवुशांग पर हमला किया। हरामी, बाईवुशांग चिल्लाए। वह थंडहॉर्न बुल की अभिव्यक्ति में बदलाव देख रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। इस समय बाईवुशांग और जानवर बहुत करीब थे और बाएं और दाएं चकमा देने की जगह सीमित थी, इसलिए वह केवल दोनों हाथों से बैल के 2 सींगों को पकड़ सकता था और उसके साथ कुश्ती करने की कोशिश कर सकता था। अब ये परखने का समय है कि मैं वास्तव में कितना शक्तिशाली हूँ। परसेप्शन आई के साथ बाईवुशांग ने पुष्टि की कि इस थंडहॉर्न बुल ने किसी भी अन्य बिजली विशेषता कौशल में महारत हासिल नहीं की है और यह अकेले अपने विशिष्ट कमजोर कट के साथ मानव शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए उसने बैल के सींगों को पकड़ने की हिम्मत की उसके नंगे हाथ। खून के बहाव के साथ साथ बाईवुशांग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पहले 2 या 3 कदम पीछे हटे, जिसके बाद वह कभी भी आधा कदम पीछे नहीं हटे और थंडहॉर्न बुल के साथ गतिरोध में आने में सक्षम थे। यह आदमी इतना ताकतवर है कि वह वास्तव में ताकत में थंडहॉर्न बुल की बराबरी कर सकता है। वह कौन है? जब लिन नाना ने बगल से देखा तो उसका जबड़ा खुला रह गया, उसका चेहरा अविश्वसनीयता से भरा हुआ था क्योंकि उसने अवचेतन रूप से बाईवुशांग के चेहरे के किनारे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो कुछ हद तक परिचित लग रहा था। ताकत की सीधी प्रतियोगिता एक रोमांस थी जो पुरुषों के बीच थी और बाईवुशांग उत्साहित महसूस करने लगी, गुप्त रूप से सोचने लगी, हालांकि मैंने थंडहॉर्न बुल की थकी हुई स्थिति का फायदा उठाया, यह एक मानक शक्ति प्रकार का प्राणी है। इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करना काफी अच्छा है, लेकिन जब मुझे एक पालतू जानवर मिलता है तो मैं इतनी आसानी से जोखिम नहीं ले सकता। यह उस्तादों के लिए आदर्श नहीं है कि वे स्वयं ताकत की लड़ाई के लिए उतरें। मुंह थंडहॉर्न बुल पहले से ही अत्यधिक गुस्से में था और जब उसने देखा कि उसकी गर्वित शक्ति वास्तव में एक तुच्छ पुरुष मानव द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसकी खर्राटे से उसकी सांस हवा में फैल गई जैसे कि वह भाप हो। ये हिंसक रूप से बाईवुशांग के हाथों से अलग हो गया, 1 दर्जन धीमे कदम पीछे ले गया, अपना सिर नीचे कर लिया और तेजी से आगे बढ़ते हुए ताकत बढ़ाने लगा। संग्रहित पावर चार्ज ने थंडहॉर्न बुल की गति और ताकत को बढ़ाया, लेकिन लंबी दूरी का अप्रत्याशित रूप से अधिक प्रतिक्रिया समय भी था। बाईवुशांग अब पूर्ण सहनशक्ति की स्थिति में थी और उसने केवल एक साइड कदम के साथ आरोप को चकमा दे दिया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि थंडहॉर्न बुल का आधा शरीर झाड़ियों में समा गया था, बाईवुशांग आसानी से पीछे मुड़ी और मूल मुख्य सड़क की ओर बढ़ गई। मुझे याद है, वह उन 3 स्वायत्त जागृतिकर्ताओं में से एक है। मुझे लगता है कि उसका अंतिम नाम बाईवुशांग है। एक झटके में लिन नाना ने अचानक इस तथ्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि जो अभी थंडहॉर्न बुल का जबरदस्ती विरोध कर सकता है, उसे एक उच्च प्रारंभिक आत्मशक्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए। तुरंत इसे उन 3 स्वायत्त जागृति के साथ जोड़ा और फिर वास्तविक पहचान के बारे में सोचा उसके सामने वाले आदमी का। लानत है, मैं इसके लिए इस तथ्य को दोषी मानता हूं कि मैं इतना पीछे था कि मैं मंच पर चेहरों को ठीक से नहीं देख सका। लिन नाना ने मानसिक रूप से शाप दिया, लेकिन अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, भाई वरिष्ठ भाई, मुझे मत छोड़ो, मैं सचमुच अब और नहीं दौड़ सकता। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और दोबारा मुझे परेशान मत करो। बाईवुशांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। ये परीक्षण का पहला दिन था और छात्रों को हटाने से कोई लाभ नहीं हुआ। बाईवुशांग भी इस महिला के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी और केवल यही आशा करती थी कि वह बैल का ध्यान आकर्षित करती रहेगी और उसे बिना किसी समस्या के भागने देगी। लिन नाना एक पल के लिए जमीन पर बैठ गए, थंडहॉर्न बुल को देख रहे थे जो झाड़ियों से बाहर निकला था और उसकी आंखों में निराशा के साथ अपना सिर हिला रहा था। क्यों? वह इतना निर्दयी क्यों है? अपने दांत पीसते हुए लिन नाना ने अत्यधिक अनिच्छा से संकटग्रस्त तावीज को बाहर निकाला और उसे कुचलने के लिए तैयार थी। अप्रत्याशित रूप से थंडहॉर्न बुल ने नीली स्कर्ट वाली महिला की ओर ठंडी नजर डाली, उसके खुरों पर हाथ फेरा और बाईवुशांग के पीछे जाने के लिए घूम गया। इसकी सीमित बुद्धि के अनुसार नीली स्कर्ट वाली महिला पहले से ही कुचले जाने के लिए तैयार शिकार थी, लेकिन जिस आदमी ने उसे उकसाया था वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था और उसे खून से भुगतान करना पड़ा। बाईवुशांग ने पीछे मुड़कर देखा और थंडहॉर्न बुल को गुस्से में, कुछ हद तक अविश्वसनीय, पीछे आते देखा। बेवकूफ़ी भरी बात है, तुम इतने क्रोधी क्यों हो? जिसने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया उसके पीछे जाने के बजाय मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने बलपूर्वक सफलता प्राप्त करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसने निर्णय लिया कि थंडहॉर्न बुल निश्चित रूप से उस महिला पर हमला करने को प्राथमिकता देगा यदि वह दोनों में से किसी एक को चुनता है। उसका पीछा करने का कोई कारण नहीं था। क्या गुस्से से इसका दिमाग खराब हो गया था? बाईवुशांग के मन में कुछ विचार आए और उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। उस स्थिति में मैं आज रात भी गोमांस खा सकता हूँ। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 23। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C23। पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.000.2। अध्याय 23। बुर्ज वास्प्स।
घने जंगल के बीच एक पीला बैल फुफकारता हुआ दौड़ता रहा, लगातार अपने सामने एक आकृति का पीछा करता रहा। कई बार ऐसा लगा जैसे सामने वाली आकृति ने अचानक अपनी गति पकड़ ली और एक झटके में तेजी से दूर चली गई। मुंह मुंह मुंह। थंडरहॉर्न बुल इतना गुस्से में था कि वह फुफकारता रहा और उस आकृति का पीछा करने के लिए अपनी बची हुई ताकत को भी निचोड़ता रहा। समय समय पर बाइवुशांग थंडरहॉर्न बुल की स्थिति की पुष्टि करने के लिए पीछे मुड़ते थे। उन्हें डर था कि अगर वह सावधान नहीं रहे तो वह इसे खो सकते हैं। अपनी थकी हुई अवस्था में नीली स्कर्ट वाली महिला का पीछा करने में उसे कुछ समय लग गया था और अब उसे और भी अधिक अभिभूत होना चाहिए। एक स्वायत्त जागृति को पकड़ने की कोशिश करना जो पूरी गति से चल रही थी, निस्संदेह एक सपना था। बाइवुशांग वह थी जिसने जानबूझकर थंडरहॉर्न बुल को चारा देकर धीमा कर दिया और पूरे समय उसे अपने पीछे चलने दिया। अब तक उछालते मोड़ते आखिरकार इसकी भाप खत्म हो रही है। बाइवुशांग ने देखा कि थंडरहॉर्न बुल की हाँफना अधिक तेज हो गया था, जबकि उसकी दौड़ने की गति कम हो गई थी। आसपास कई पेड़ों के तनों पर सूक्ष्म क्रॉस हैच के निशान दिखाई दिए। वे विशेष चिन्ह थे जिन्हें उन्होंने कुछ समय पहले व्यक्तिगत रूप से उकेरा था, जो दर्शाता था कि क्षेत्र का पता लगाया गया था। इसका उपयोग रास्ता बताने और महत्वपूर्ण समय पर दिशाओं की पुष्टि करने के लिए भी किया जा सकता है। लगभग वहीं। जिद्दी गाय इतने लंबे समय से मेरा समय बर्बाद कर रही है। आप प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। जल्द ही बाइवुशांग एक छोटे पेड़ के सामने खड़ी हो गई और उसे देखने के लिए 2 बार अपना सिर झुकाया। अन्य पेड़ों की तुलना में ये पतला था लेकिन थोड़ा अधिक रंगीन था। इसकी चमकीली हरी शाखाएं और पत्तियां जीवन का संचार करती थीं। चारों ओर मुड़कर और थोड़ी देर प्रतीक्षा करने पर और थंडरहॉर्न बुल को पास आते देखकर बाइवुशांग ने उन 2 पत्थरों को बाहर निकाला जो उसने अभी उठाए थे और उन्हें जोर से फेंक दिया। पेंग पेंग। थंडरहॉर्न बुल 2 बार दर्द से कराह उठा। इसकी त्वचा इतनी मोटी थी कि अकेले पत्थर इसकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन बाइवुशांग की शक्ति के साथ तीव्र दर्द से बचा नहीं जा सकता था। मुंह। लगातार उत्तेजित महसूस करते हुए थंडरहॉर्न बुल ने थोड़ी गति बढ़ा दी, क्रोधित हो गया और दृढ़ निश्चय के साथ सीधे बाइवुशांग से जा टकराया। उत्कृष्ट। गुस्सा करना आसान है और कम बुद्धि के साथ प्रलोभन देना इतना आसान है। बाइवुशांग ने तेजी से चकमा देते हुए बुदबुदाया। तेजी के साथ थंडरहॉर्न बुल एक बार फिर बाइवुशांग से टकराया और उसका पूरी तरह से बेकाबू शरीर सीधे उसके पीछे छोटे पेड़ से जा टकराया। बिना किसी हिचकिचाहट के बाइवुशांग तेजी से क्षेत्र से भाग गई। बास्केटबॉल से थोड़ी बड़ी एक गोलाकार वस्तु टुकड़ों में जमीन पर गिर गई। वेंग वेंग वेंग। एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का कीड़ों का एक बड़ा झुंड टूटी हुई गोलाकार वस्तु से बाहर निकला, घने समूह में आकाश में घूम रहा था और थंडरहॉर्न बुल को मजबूती से घेर रहा था। थंडरहॉर्न बुल अभी अभी पेड़ से टकराया था और अभी भी हड़बड़ी के कारण थोड़ा चक्कर में था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मानव पुरुष की आकृति गायब हो गई थी। उसके चारों ओर बड़े और बहरे उड़ने वाले कीड़ों का झुंड था। वे काले थे और भूरे लाल ऊन से ढके हुए थे और गहरे रंग के पारभासी पंखों के जोड़े तेजी से फड़फड़ा रहे थे, जिससे भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। सबसे प्रमुख उनके पेट थे, जिसमें एक लंबी मोटी ट्यूबुलर पूंछ वाली पोत थी जो अपनी ठंडक में भयानक थी और सभी का लक्ष्य इस समय थंडरहॉर्न बुल था। मुंह। थंडरहॉर्न बुल ने सांकेतिक चेतावनी दी और अंततः थोड़ा डर गया और अपने चारों खुरों से जमीन पर बेचैनी से लात मारने लगा। पो 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 पो। झुंड ने एक साथ डंक मारने का एक चक्र चलाया। सेम के आकार में छोटे तेज डंक थंडरहॉर्न बुल के पूरे शरीर पर चिपक गए, जिसके बाद दबी हुई धमाकों की एक श्रृंखला हुई। थंडरहॉर्न बुल को एक ही पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वह भागने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह और बुरी तरह चिल्ला रहा था। 200-300 मीटर दूर बाइवुशांग ने युद्ध के मैदान को देखने के लिए पत्तियों के अंतराल से झांकते समय अपनी गंध को छिपाने के लिए अपने शरीर पर कुछ प्रकार की जड़ी बूटियों का लेप लगा लिया था। बुर्जवास्ट। प्रारंभिक युवा अवस्था। झुंड प्रकार के पारलौकिक जीव। इसका डंक बेहद मर्मज्ञ होता है, हालांकि गैर जहरीला होता है। यह एक तोप के गोले की तरह एक विस्फोटक प्रभाव रखता है। यहाँ तक कि एक चरम अवस्था का युवा पारलौकिक प्राणी जो रक्षा में अच्छा होता है। बुर्जवास्प के इतने बड़े झुंड से खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करो। बाइवुशांग ने मुस्कुराहट प्रकट की। जिद्दी छोटी गाय, आग का ये गोला आपकी छोटी सी जिंदगी का कम से कम आधा हिस्सा ले लेगा। थकावट और गंभीर चोटें। भागने की कोशिश मत करो और अच्छे बनो और यहीं रहो। जिस झुंड ने स्वाभाविक रूप से अपना घोंसला खो दिया था, उसने अपराधी को आसानी से नहीं छोड़ा और थोड़ी देरी के बाद एक साथ एक और राउंड फायर किया गया। खून और मांस के छींटों के बीच थंडरहॉर्न बुल जमीन पर गिर गया। उसके पास संघर्ष करने की ताकत भी नहीं थी। उसकी सांसें तब तक कमजोर होती गईं जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। बुर्जवास्ट थंडरहॉर्न बुल की लाश के चारों ओर घूम रहे थे और अपने गुस्से से बेपरवाह होकर आग का तीसरा दौर शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद बुर्जवास्ट को सभी टूटे हुए छत्तों को ले जाते हुए देखकर बाइवुशांग ने बाहर निकलने का साहस किया और उस स्थान पर वापस आ गया जहां वह भी था। हवा खून की गंध से घनी थी। इस बेवकूफ़ी भरी चीज की चमड़ी मोटी है। केवल अपने आप को मारना बहुत कठिन है। बुर्जवास्ट की मदद से इसे झुंड में लाना तेज है। बाइवुशांग ने थंडरहॉर्न बुल की खूनी लाश की जांच की। इस बिंदु पर उसके फर का एक भी टुकड़ा सिर से पूंछ तक बरकरार नहीं था और कई जगहों पर हड्डियां भी दिखाई दी। ये थोड़ी शर्म की बात है कि 18 स्वादिष्ट सेल बर्बाद हो गए। बाइवुशांग ने कुछ अफसोस जताया। इस थंडरहॉर्न बुल को अंततः बुर्जवास्ट द्वारा मार दिया गया। उसके शिकार की आय की गिनती नहीं की गई, इसलिए उसने पेटू कोशिकाओं को अवशोषित नहीं किया। अपना खंजर निकालकर बाइवुशांग नीचे बैठ गया और थंडरहॉर्न बुल की लाश को काटना शुरू कर दिया। मूल्यवान लूट के लिए उत्कृष्ट प्राणियों की लाशों को तोड़ना भी एक अनुशासन था जिस पर एक मास्टर के रूप में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी।
बाइवुशांग ने अतीत में केवल मूल बातें सीखी थीं और खुद को कागज तक ही सीमित रखा था, कभी अपने हाथों से अभ्यास नहीं किया था। अब ये पहला प्रयास था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा अनाड़ी था। यह अच्छा था कि थंडरहॉर्न बुल एक साधारण दानव जानवर क्षेत्र वॉकिंग बीस्ट प्रकार का उत्कृष्ट प्राणी था। इसकी दुर्लभ विशेषताओं को छोड़कर इसकी शारीरिक संरचना जटिल नहीं थी। आप N0V8 पर इस सामग्री की जड़ों का पता लगा सकते हैं। इस बैल की आंख, खाल, कूल्हा और पूंछ सभी बुर्जवास्ट्स द्वारा उड़ा दिए गए और सड़ गए और उनका मूल्य खो गया। जो कुछ बचा है उसे एकत्र किया जा सकता है वह है मुख्य रूप से वज्र श्रृंगों का ये जोड़ा, उसके बाद गाय की जीभ और अंत में अच्छी तरह से संरक्षित अंग। खैर, अभी भी 20 पाउंड पिछले पैर का मांस है जिसे लिया जा सकता है, इसलिए मैं कर सकता हूं चखें कि रात में थंडरहॉर्न बुल का स्वाद कैसा होता है। थोड़ी देर तक इस पर काम करने के बाद बाइवुशांग खड़ी हुई, संतुष्टि के साथ थोड़ा उभरे हुए आयामी बैकपैक को थपथपाया और जाने के लिए मुड़ गई। तारांकन, रात के समय किसी अलंकृत पत्थर की गुफा के अंदर कैंपफायर धधक रहा था और भुने हुए मांस की हल्की धुआंधार सुगंध हवा के झोंकों में फैल रही थी। बाइवुशांग एक तरफ बैठकर अपने हाथ में पुरानी बेल बुनने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह चूहेदानी बना रहा था। तार वाली घास, भेड़ का मोटा फूल, प्राकृतिक घास का रस, चांदी के पंखों वाले पक्षी का पंख, 10 साल पुरानी बेल। इन चीजों के साथ पिंजरा निश्चित रूप से काफी सख्त होगा। मध्य अवस्था के युवा रूप में चूहे जैसे उत्कृष्ट प्राणियों को मुक्त होना मुश्किल होगा। पनीर के फूल को जोड़ने से जो चूहों को लुभाता है, इसे पकड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दिन के घंटों के दौरान थंडरहॉर्न बुल को पीटने और मारने के अलावा बाइवुशांग ने अन्य उत्कृष्ट प्राणियों को जल्दबाजी में नहीं उकसाया और इसके बजाय खरबूजे और फलों और औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हुए कई सामग्रियों की कटाई करते हुए परीक्षण मैदान के वातावरण का पता लगाया। अब जबकि हमारे पास मध्य चरण के युवाओं में एक पूर्ण चूहे के शव की कमी है और अन्य सभी सहायक सामग्रियां मिल गई हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके नुस्खा माउस ऑफ टेम्पटेशन को समाप्त करने जा रहा हूं। बाइवुशांग की विचार प्रक्रिया स्पष्ट थी। वह अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए सांप के जहर को इकट्ठा करते हुए टेम्पटेशन माउस की मदद से कई सांप प्राणियों का शिकार करता था, पेटू कोशिकाओं की कटाई करता था। जब वह अपने पसंदीदा पालतू जानवर से मिलता था तो एक सफल अनुबंध की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान अध्याय 24 गुणप्रिय पाठकों कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C24 प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 24 चूहे पकड़ना। अगले दिन भोर में सुबह सूरज की एक किरण आसमान से टकराए और एक फीकी चमक बिखेर गई। अंधेरे में चलने वाले जानवरों और भूतों की छाया गायब हो गई और सूर्योदय के तहत पेड़ हरे भरे थे, पक्षी ऊंचे स्वर में चिल्ला रहे थे और जंगल एक बार फिर से जीवंत हो गया। हवा नम वाष्प और फूलों और पौधों की हल्की खुशबू से भरी हुई थी और बाइवुशांग ने लालच से सांस ली, जिससे उसकी थोड़ी सी प्रत्याशा शांत हो गई। वह उन 5 चूहेदानियों की ओर जा रहा था जो उसने कल रात में लगाई थी, एक एक करके फसल की जांच करने के लिए तैयार। जल्द ही बाइवुशांग ने मोटी घास को अलग किया, एक मोटी बेल की रस्सी खींची और नंबर 1 चूहे जाल पिंजरे को बाहर निकाला जो जमीन में आधा दबा हुआ था। ये वाला खाली है। उसने पिंजरा 2 बार उठाया। ये खाली था और इसमें कुछ भी नहीं था। थोड़ा निराश होकर बाइवुशांग ने ताजे पनीर के फूल को बदलने के बाद पिंजरे को वापस रख दिया। जाल नंबर 2 एक फलदार पेड़ के नीचे था, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। इसने कुछ पकड़ लिया। जैसे ही वह करीब आया, बाइवुशांग ने पिंजरे में एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनी। बेल के पतले जाल के माध्यम से बाइवुशांग ने स्पष्ट रूप से एक भूरे रंग का 30 सेंटीमीटर लंबा प्राणी पिंजरे के चारों ओर घबराहट में भागते हुए देखा। नाम भूरे बालों वाला चूहा, जंगली रेस दानव जानवर क्षेत्र, चलने वाले जानवर का प्रकार ग्रे फर चूहा, दौड़ जीवन स्तर प्रारंभिक युवा रूप, रक्त गुणवत्ता नश्वर, अस्थि स्तर 2 सितारे, स्थिति बेचैनी, बुद्धि बहुत कम, विशेषता बैक्टीरिया, कौशल छेद खोदना कुतरना, स्वादिष्ट सेब 2। भूरे बालों वाला चूहा एक सामान्य चूहे जैसा उत्कृष्ट प्राणी है। दुर्भाग्य से ये केवल अपने शुरुआती युवा चरण में है और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। दूसरे विचार पर बाइवुशांग ने अपनी नाराजगी शांत की। कोई बात नहीं, कम से कम ये दर्शाता है कि चूहेदानी लगाना संभव है। इसके अलावा ये पेटू कोशिकाओं के 2 बिंदु भी हैं। कुछ भी नहीं से कुछ भी बेहतर है। चूहा पकड़ने वाला पिंजरा ले जाते हुए बाइवुशांग को पास में एक छोटी सी धारा मिली और उसने भूरे बालों वाले चूहे को डुबो दिया। इसे संभालने का यह सबसे सुविधाजनक तरीका था। शिकार में सफलता, गोरमेट सेल जोड़ 2। कुल 4 अंक, 96 अंक बाकी हैं। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना है, बाइवुशांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसके हाथों और पैरों ने चतुराई से चूहे की खाल और चूहे के दांत हटा दिए। ये दोनों चीजें 5 या 6 सोने के सिक्कों के बराबर भी हो सकती हैं। उसकी वर्तमान में काफी खाली जेबों के लिए वह जो भी राशि कमा सकता था वह काफी थी। 3 और पिंजरे, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक पकड़ लो। प्रत्याशा से भरे दिल के साथ बाइवुशांग ने शेष चूहे पकड़ने वाले पिंजरों को देखना जारी रखा। पिंजरे 3 में एक झाईदार चूहा फंस गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी युवावस्था के शुरुआती चरण में था, जो उपयोगी होने के लिए बहुत कम था। चौथा चूहा पकड़ने वाला पिंजरा नष्ट हो चुका था। निशानों से पता चलता है कि वह नुकीले पिंजरों से आर पार हो गया था। ये संभवतः देर से आने वाला या चरम अवस्था का क्रोधी प्राणी था और बाइवुशांग का हस्तनिर्मित पिंजरा ही इसे फंसा नहीं सकता था।
अंत में 5वें चूहे पकड़ने वाले पिंजरे में बाईबूशान को मध्य चरण का युवा चूहा मिल गया जिसकी उसे इच्छा थी। यह एक छोटा चट्टानी चूहा था, आकार में केवल 20 सेंटीमीटर और भूरे और मोटे फर वाला। इसकी रक्त गुणवत्ता कम नहीं थी, मॉर्टल बोन स्तर के लिए पर्याप्त, 4 सितारे, जिसे युवा रूप के बीच मध्यवर्ती माना जा सकता है। चट्टानी चूहे शक्तिशाली नुकीले पंजे और दांतों वाले प्राणियों का एक वर्ग, चट्टान के बड़े टुकड़ों में छेद और घोंसले बनाने के लिए कुख्यात थे, जिसके लिए वे अक्सर कुछ मानव इमारतों को नष्ट कर देते थे। जब बाईबूशान ने इसे देखा तो उसने पहले ही 5वें चूहे को पकड़ने वाले पिंजरे में एक छोटा सा छेद कर दिया था, और अगर वह एक कदम बाद आता तो शायद वह भाग जाता। बाईबूशान ने ताज़ा बने छेद को बंद करने के लिए एक कठोर वस्तु का उपयोग किया, धारा की ओर बढ़े और उसे पहले की तरह पानी में दबा दिया। चट्टानी चूहे औसत कृंतक की तुलना में पानी से अधिक डरते थे और उन्होंने केवल 2 मिनट में जीवन के सभी लक्षण खो दिए। शिकार में सफलता, गोरमेट सेल जोड़ 8। चट्टानी चूहे की अक्षुवण लाश को लेकर बाईबूशान पूरे हाथों से साधारण पत्थर की गुफा में लौट आई। अपने आयामी बैकपैक से एक के बाद एक सामग्री और सहायक उपकरण निकालते हुए बाईबूशान ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा और आधिकारिक तौर पर टेम्पटेशन के माउस को तैयार करने के लिए तैयार किया। रेसिपी में वर्णित प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी। बाईबूशान ने सबसे पहले चूहे का पेट तोड़ने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया, आंतरिक अंगों को बाहर निकाला और उन्हें धोया। फिर लगभग 10 ग्राम स्याही बांस के पत्तों के वजन का अनुमान लगाने और उन्हें अंदर डालने के बाद उन्होंने इसे अपने द्वारा एकत्र किए गए रेशम और ततैया के डंक के साथ सिल दिया। फिर प्रेत घास और स्ट्रेमोनियम को कुचलने का समय आ गया। इसमें कुछ भी जटिल नहीं था। जहां तक खाना पकाने के बर्तनों और धूपदानों की बात है, बाईबूशान ने एक लौह तरबूज तैयार किया। यह एक खराब स्वाद वाला गेंद के आकार का फल था, जिसका व्यास आधा मीटर छोटा था, जिसके बाहरी छिलके पर लगभग धात्विक बनावट थी। ये थोड़े समय के लिए उच्च तापमान पर जलने का प्रतिरोध कर सकता था और पिकनिक के लिए एक अच्छा विकल्प था। बाईबूशान ने लोहे के तरबूज के कैलिक्स को खींच लिया, जिससे तुरंत एक सिर के आकार का छेद दिखाई दिया, अंदर का मांस सूखा और धोया और लगभग 300 मिलीलीटर पानी डाला। कुचले हुए फूलों और जड़ी बूटियों के पाउडर को पानी के साथ मिलाया गया और लगातार हिलाया गया, जब तक कि वे नीले और लाल रंग में नहीं बदल गए, जब तक कि वे पूरी तरह से बैंगनी लाल रंग में न आ जाएं, जिसमें केवल 3 या 4 मिनट लगे। बहुत बढ़िया, अब तक कोई गलती नहीं। इसके बाद इसे धीमी आंच पर पकाएं। बाईबूशान ने कटी हुई लकड़ी को जलाया, आग की लपटों को यथासंभव कम रखने के लिए इसे थोड़ा समायोजित किया और फिर उसने पूरे लोहे के तरबूज को आग लगाने से पहले चूहे के शव को बर्तन में रख दिया। इसमें अवयवों में आत्मिक शक्ति का मिश्रण भी होता है। यह अभ्यास कुछ हद तक कीमिया के समान है, लेकिन भोजन पर इसका उपयोग किया जाता है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इससे किस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होंगे? बाईबूशान के चेहरे पर आशंका की रेखा चमक उठी। यदि उसे मनुष्यों के लिए भोजन पकाने के लिए कहा जाता तो वह इसे उचित रूप से करने में सक्षम होता, लेकिन अभी ये पहली बार था जब उसने किसी उत्कृष्ट प्राणी के लिए भोजन पकाया था, इसलिए वह अनिवार्य रूप से थोड़ा अधीर था। अपने दाहिने हाथ की हथेली को बर्तन के किनारे के पास रखते हुए बाईबूशान ने पूरी एकाग्रता के साथ बर्तन में होने वाले बदलावों को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आत्मिक शक्ति को छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आत्मा की शक्ति उसके शरीर से निकली, वह स्वतः ही बैंगनी लाल सूप में विलीन हो गई, जैसे कि वह एक बिल्ली हो जिसे कुछ मछली की गंध आ गई हो। और जैसे जैसे आग की लपटें गर्म होती गईं, आत्मिक शक्ति का संचार बढ़ता गया और बर्तन फूटने लगा और छोटे छोटे बुलबुले फूटने लगे। लगभग 5 मिनट में लौह तरबूज का खोल लाल हो गया था, अंदर का सूप पूरी तरह से उबल रहा था और बैंगनी लाल तरल लगातार चट्टानी चूहे के शरीर में रिस रहा था, जिससे धीरे धीरे भूरे सफेद मांस का रंग लाल हो रहा था। एक और क्षण के बाद आत्मशक्ति अवशोषण की भावना अचानक गायब हो गई और चाहे वह कितना भी जोर लगाए, आत्मशक्ति बर्तन में प्रवेश नहीं कर सकी। ये सब उबला हुआ है। बाईबूशान की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि बर्तन में वास्तव में कोई तरल नहीं बचा है और उन्होंने जल्दी से आग बुझा दी। अंतिम उत्पाद को काटने के लिए बांस की चॉपस्टिक का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए बाईबूशान ने चट्टानी चूहे का मांस देखा, जिसका स्वरूप काफी बदल गया था। इस समय उसका शरीर थोड़ा सूज गया था, उसका सारा रोआ लाल रंग में बदल गया था और उसकी पुतलियां, जिन्हें अपनी चमक खो देनी चाहिए थी, बेवजह गहरे बैंगनी रंग में रंग गई थी, जिससे उसका समग्र स्वरूप काफी राक्षसी हो गया था। ट्रांसेंडेंटल डेलिकेसी माउस ऑफ टेम्पटेशन बनाया गया है। रेसिपी पूर्णता 76%। कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। प्रभाव 1, सर्पसभा। युवा रूप वाले सांप प्राणियों को आकर्षित करता है। अनुमानित अवधि 57 मिनट। प्रभावी जमीन की दूरी 3000 मीटर। प्रारंभिक चरण को आकर्षित करने की उच्च संभावना, मध्य चरण को आकर्षित करने की कम संभावना, अंतिम चरण को आकर्षित करने की बहुत कम संभावना, चरम चरण को आकर्षित करने की 0 संभावना। बाद में प्रभाव समाप्त हो गया, निगला जा रहा है। प्रभाव 2, सर्प की प्रसन्नता। युवा रूप के सांप जो इसे सफलतापूर्वक निगल लेते हैं वे चरमानंद का आनंद लेंगे और 3-10 सेकंड के लिए अपनी गतिशीलता खो देंगे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 25। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C25। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 25। सांप का शिकार। यह अच्छा है कि जब नुस्खा एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाएगा तो वेदी भी एक मूल्यांकन देगी। अपनी आंखों के सामने उभरे छोटे छोटे शब्दों की कई पंक्तियों को देखकर बाईबूशान उत्साहित लग रहे थे और उनके विचार बिजली की तरह थे। इससे पता चलता है कि पूर्णता जैसी कोई चीज होती है। 76%। मुझे नहीं पता कि इसे उच्च या निम्न माना जाता है।
इसके बारे में सोचें, पानी की गुणवत्ता, लौ का तापमान, बर्तनों और धूपदानों सहित सामग्री का वजन, इसमें अशुद्धियां मिश्रित हो सकती हैं। मैं इन सभी विवरणों के बारे में निश्चित नहीं हूँ, त्रुटियां होना सामान्य बात है। टिप: रेसिपी पूर्णता, पारलौकिक विनम्रता का समग्र मूल्यांकन स्कोर सीधे अंतिम प्रभावकारिता को प्रभावित करेगा। 60% उत्तीर्ण है, 70% औसत है, 80% उत्कृष्ट है, 90% उत्तम है। उत्तम स्तर के पारलौकिक व्यंजन भोजन की गहराई को ट्रिगर कर सकते हैं और अतिरिक्त विशेष प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर वेदी ने संकेत दिया और बाइवुशांग उसमें से निकल गईं। ठीक है, मैंने शायद इसका पता लगा लिया है। अब जब प्रलोभन का माउस बना दिया गया है और प्रभाव शुरू हो गया है, तो मुझे जल्दी करने और अपना शिकार स्थान स्थापित करने और सांप के लिए डेरा डालना शुरू करने की आवश्यकता है। बाइवुशांग उस अजीब मछली जैसी गंध को सूंघ सकती थी जो चट्टानी चूहे के मांस से निकलती रहती थी, बिल्कुल सड़ी हुई मछली और चीनी जड़ी बूटियों के साथ, झींगा की तरह, थोड़े तीखेपन के साथ। चून की आयामी बैकपैक सिर्फ एक साधारण भंडारण सहारा था जो समय बीतने को नहीं रोकता था। बाइवुशांग ने क्रिम्सन रॉक चूहे को एक साफ कमल के पत्ते में लपेट दिया और तुरंत पत्थर की गुफा से दूर चला गया। बाइवुशांग ने आसपास के जंगलों का पता लगाया था और उसके मन में एक उपयुक्त शिकार स्थान था, इसलिए वह सीधे वहां गया। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो वह एक पुराना पहाड़ी फल का पेड़ था जो एक छोटी सी ढलान पर अकेला खड़ा था, जिसकी शाखाएं सूखी थीं और हरियाली का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अपने खंजर का उपयोग करते हुए बाइवुशांग ने आसानी से पेड़ की सूखी छाल को खोल दिया, जिससे एक आदमी की चौड़ाई जितना खोखला छेद दिखाई देने लगा। ये पुष्टि करते हुए कि छिपने का स्थान प्रयोग करने योग्य है, उसने घिरे हुए टेम्पटेशन माउस को बेल की रस्सी से लपेट दिया, इसे पेड़ के छेद के सामने शाखा के एक हिस्से से बांध दिया और इसे जमीन से 2 मीटर ऊपर की स्थिति में लटका दिया। चारा सेट करने के बाद बाइवुशांग ने अपने शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया जो उसकी गंध को छुपा सकती थी, फिर पेड़ के छेद में चली गई। उसने कल रात बनाए गए स्वनिर्मित सांप फंसाने वाले उपकरणों की एक श्रृंखला निकाली, जैसे कि जाल, लकड़ी का कांटा, बांस की डंडियां वगैरह, और फिर अंदर से छाल खींची, बमुश्किल छेद को ढका। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका देखने का क्षेत्र यथासंभव पर्याप्त था, बाइवुशांग ने पेड़ के छेद के चारों ओर 1 दर्जन और छोटे छेद काट दिए ताकि वह अंतराल के माध्यम से बाहरी दुनिया की निगरानी कर सके। इस ऑपरेशन में महज 6 या 7 मिनट लगे। इस पुराने पेड़ के आसपास का क्षेत्र अपेक्षाकृत खुला है और थोड़ी ऊंचाई पर है। सांपों के पास दूसरे पेड़ों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। वे इस मार्ग को केवल जमीन पर ही अपना सकते हैं। इससे निश्चित रूप से वे मेरी नज़रों में जल्दी आ जाएंगे और जब तक वे करीब आएंगे, मैं सबसे पहले सिर उठाकर उन सभी का ख्याल रख सकता हूँ। ये बाइवुशांग की युद्ध रणनीति थी और इसके अलावा उनके पास आधार के रूप में उनकी मजबूत शारीरिक शक्ति और विषाक्त पदार्थों से न डरने का प्राकृतिक लाभ था। जब तक उसका सामना किसी अत्यधिक शक्तिशाली अंतिम चरण के युवा से नहीं हुआ, बाइवुशांग को विश्वास था कि वह शिकार पूरा कर सकता है। यह आता है। कुछ सांसें लेने के लिए रुकने के बाद बाइवुशांग ने देखा कि दाहिनी ओर एक छोटा सांप दिखाई दे रहा है। इसका सिर शंकु के आकार का था, जो सामने के सिरे पर पतला और पीछे के सिरे पर मोटा था। इसका शरीर केवल 2 अंगुल चौड़ा था और पूरा शरीर पीले और सफेद रंग के बीच बदलता रहता था। वह बहुत फुर्ती से उसकी ओर सरकता हुआ चला गया। क्रीम स्नैक, मॉडल बोन लेवल 2 स्टार ट्रांसेंडेंट प्राणी, गैर जहरीला, स्वभाव में हल्का, कीड़े और चूहे खाना पसंद करता है। आम लोग भी इसे पालतू सांप के रूप में रख सकते हैं। प्रासंगिक ज्ञान बाइवुशांग के दिमाग में आया और उन्होंने आई ऑफ परसेप्शन के माध्यम से पुष्टि की कि यह युवावस्था के शुरुआती चरण में एक छोटा लड़का था। जब क्रीम सांप हमले की सीमा के 2 या 3 मीटर के भीतर आ गया तो बाइवुशांग ने छेद को ढकने वाली छाल को दूर धकेल दिया, लकड़ी का कांटा उठाया, तुरंत सांप के धड़ को दबाया और फिर तुरंत अपने हाथ से पकड़कर उसे मोड़ दिया। सांप का सिर मरोड़ना। शिकार में सफलता, गोरमेट सेल जोड़ दो। सांप के शरीर के 2 हिस्सों को उठाकर उन्हें अपने आयामी बैकपैक में संग्रहित करने और इस प्रक्रिया में रक्त की थोड़ी मात्रा को ढकने के लिए मुट्ठी भर धूल गिराने के बाद बाइवुशांग ने पेड़ के छेद में फिर से प्रवेश किया। आधे मिनट बाद ही 2 छोटे छोटे सांप एक साथ दिखाई दिए। एक फूल बख्तरबंद सांप और एक मिट्टी का सांप, दोनों बेहद निम्न गुणवत्ता के प्रचलित सांप हैं। बाइवुशांग ने उन्हें 3 या 2 हमलों में निपटाया और दोहरी मार पूरी की। इसके बाद सांप जैसे जीव एक के बाद एक आते रहे। वे सभी अपनी युवावस्था के शुरुआती से मध्य चरण में थे और बाइवुशांग ने बहुत अधिक दबाव के बिना उनसे निपटा। हे भगवान, एक साथ 3, और वे सभी शुरुआती युवा तांबे के तार वाले सांप हैं। क्या ये 3 लोगों का परिवार भोजन के लिए बाहर है? एक मोर्टल बोन लेवल 4 सितारा रक्तधारी सांप, मध्य चरण का युवा, थोड़ा समस्याग्रस्त। मुझे सावधान रहना होगा कि मैं इसे काट न लूं, अन्यथा घाव से रक्तस्राव रोकना मुश्किल हो जाएगा। लड़का, एक मोर्टल बोन लेवल 6 स्टार हॉर्न पायथन, केवल शुरुआती युवावस्था में 3 मीटर लंबा होता है। तुम क्या खाकर बड़े हुए और मुझ पर छींटाकशी करने की कोशिश कर रहे हो? तुम बहुत भारी और भारी हो। ये 5 खाद्य कोशिकाएं मेरी हैं। शुरुआत में बाइवुशांग हत्या करने के बाद छिप जाता था, लेकिन फिर उसने पाया कि अधिक सांप इकट्ठा हो गए, औसतन हर 1 से 2 मिनट में एक, और यहाँ तक कि पूरी तरह से एक पूरी मांद। उसने एक लहर को मार डाला और अगली लहर तुरंत फिर से आ गई और वह रुक ही नहीं सका। वे आमतौर पर उत्साहित और अधीर दिखते थे। भले ही बाइवुशांग चारे के ठीक बगल में खड़ी थी और जमीन पर अभी भी टूटे हुए सांप के शव थे जिन्हें साफ करने में बहुत देर हो गई थी, फिर भी सांप आगे बढ़े और उस मछली की गंध के स्रोत पर झपटने की कोशिश करते रहे। समाप्ति से लगभग 5 मिनट पहले। जल्दी करें, ये रहा 37वां सिर। बाइवुशांग ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं। आधे कपड़े पहने हुए लाल कपड़े उसकी बाहों और जांघों पर बिखरे हुए थे, लेकिन वे सभी सिर्फ काटने के घाव थे और निम्न गुणवत्ता वाले विषाक्त पदार्थ उस पर काम नहीं कर रहे थे।
तभी एक 5 मीटर लंबा और जांग मोटा लाल अजगर धरती से बाहर निकला और उसके चमकीले लाल त्रिकोणीय सांप के सिर ने बाईवुशांग को दूर से निशाना बनाया, फुफकारते हुए और अपनी जीभ उगलते हुए। बाईवुशांग को ठंड महसूस हुई। 5 या 6 मीटर दूर वह लाल अजगर पर एक उग्र आभा का पता लगा सकता था, जो बिल्कुल चलती भट्टी की तरह थी। उसने सहज रूप से अपना सारा ध्यान केंद्रित किया और उसे देखता रहा। नाम आग का गोला सांप जंगली दौड़ दानव जानवर क्षेत्र सरीसृप आग का गोला सांप दौड़। जीवन स्तर देर से युवा रूप। रक्त गुणवत्ता नश्वर अस्थि स्तर 5 सितारे। स्थिति सतर्क लोलुप। खुफिया कम। विशेषता अग्नि विष। कौशल आग का गोला उग्र शरीर सांप का जाल। स्वादिष्ट सेल 15। आग का गोला सांप बकवास, मैं शायद इसे हरा नहीं पाऊंगा। बाईवुशांग एक बड़े दुश्मन का सामना कर रही थी। मॉर्टल बोन स्तर के अंतिम चरण के 5 सितारा युवा को शारीरिक रूप से उससे थोड़ा अधिक मजबूत होना चाहिए। जिस भौतिक लाभ पर उसने भरोसा किया था वह अब लाभ नहीं रहा, बल्कि नुकसान में बदल गया। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि फायरबॉल स्नेक कोई आम सांप नहीं था। इसमें लंबी दूरी के आक्रमण कौशल फायरबॉल जैसी मंत्रमुग्धता थी। हालांकि इसे बनाने में लंबा समय लगा और यह धीरे धीरे उड़ी, लेकिन अगर यह सीधे उस पर हमला करती तो परिणाम गंभीर चोट होती। अगर बाईवुशांग भाग्यशाली होती और अगर वह बदकिस्मत होती तो मौत भी हो जाती। एक बार जब फायरी बॉडी सक्रिय हो गई तो फायरबॉल स्नेक अपने पूरे शरीर पर नारंगी लाल लपटों के साथ चमकने लगेगा और उसकी त्वचा की सतह का तापमान 300 डिग्री से अधिक हो जाएगा। यह अपने शिकार को सांप के जाल में बांध सकता है और फिर उसे जिंदा जलाने के लिए अपने उग्र शरीर को सक्रिय कर सकता है। नहीं, अब फायरबॉल स्नेक के खिलाफ मेरे जीतने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे लंबी दूरी पर हो या हाथापाई में। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 26। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C26 पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.004। अध्याय 26। फायरबॉल स्नेक और स्पेक्ट्रल वाइपर। पहाड़ी फलों के पेड़ के सामने फायरबॉल स्नेक और बाईवुशांग एक दूसरे से भिड़ गए। यह महसूस करते हुए कि बाईवुशांग उसके लिए खतरा है, फायरबॉल सांप जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा। उसकी नज़र कमल के पत्ते की थैली और बाईवुशांग के बीच घूम रही थी। उसकी पूंछ बढ़ती आवृत्ति के साथ जमीन पर आगे पीछे टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपना धैर्य खोने वाली है। आज की धुलाई अपेक्षाओं से बहुत अधिक हो गई है। 36 सांप के शवों के मूल्य का उल्लेख नहीं करना। अकेले पेटू कोशिकाओं से 74 अंक। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। विचार करते हुए बाईवुशांग ने फायरबॉल स्नेक के साथ आमने सामने जाने का विचार छोड़ दिया और धीरे धीरे अपने पैर पीछे की ओर बढ़ा दिए। दुश्मन को अपनी मर्जी से पीछे हटते देख फायरबॉल स्नेक अब खुद को रोक नहीं सका और एक भयंकर झपकी के साथ उसके खूनी पंजे ने लिपटे हुए कमल के पत्ते की ओर काट लिया। इसे निगलने से सांप की खुशी का प्रभाव भी पैदा होता है, जिससे गतिशीलता में थोड़ी कमी आती है। तो क्या मुझे फायरबॉल सांप का सिर काटने के लिए उन कुछ सेकंड का प्रयास करने और उपयोग करने का जोखिम उठाना चाहिए? बाईवुशांग इस विचार से भर गई और उसने अपना मन बनाने में असमर्थ होने के कारण अपनी आस्तीन पर खंजर की पकड़ मजबूत कर ली। ठीक उसी समय जब आग का गोला सांप कमल के पत्ते के आवरण को काटने ही वाला था, अचानक परिवर्तन हुआ। एक तरफ पहाड़ी फलों के पेड़ की परछाइयां अचानक लहरों की तरह मुड़ गईं और एक छोटे शुद्ध काले सांप में बदल गईं। छोटे सांप की डरावनी और विश्वासघाती ऊर्ध्वाधर पुतलियां थीं। यह एक लकीर में बदल गया, जिसने तुरंत फायरबॉल सांप के सिर को काट लिया। हिस! फायरबॉल स्नेक चिल्लाया और अवचेतन रूप से अपनी लाल नारंगी ज्वलंत धारियों को सक्रिय कर दिया, लेकिन गायब होने से पहले ये 2 से 3 सेकंड तक चला। उसका सिर असहाय रूप से हवा से फिसल गया। उसकी पुतलियां निराशा और भय से झपकाने लगी, लेकिन उसके शरीर ने उसकी आज्ञा नहीं सुनी और हिलने डुलने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया। गहरा पक्षाघात। आई ऑफ परसेप्शन की सहायता से बाईवुशांग फायरबॉल स्नेक की स्थिति में बदलाव को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। छोटे शुद्ध काले सांप ने हमला किया और तुरंत अपने दांतों से उसे छोड़ दिया। उसने अपना सिर उठाया और छलांग लगाए, अपनी पूंछ का उपयोग करके हवा में ही बेल की रस्सी को काट दिया और नीचे आते ही कमल के पत्ते को काट लिया और वापस जमीन पर आ गिरा। उसी समय बाईवुशांग ने अंततः इसके विशेषता पैनल को देखा। नाम स्पेक्ट्रल वाइपर जंगली रेस एबिसल रियलम क्रॉलिंग प्रकार अंडरवर्ल्ड वाइपर रेस। जीवन स्तर देर से युवा रूप। रक्त गुणवत्ता नश्वर अस्थि स्तर 7 सितारे। स्थिति लालसा। खुफिया कम। विशेषताएं विष अंधेरे अनुकूलन को पनगु बना देना। कौशल छाया चोरी धमकी छाया छापा। स्वादिष्ट सेल 21। स्पेक्ट्रल वाइपर। बाईवुशांग चौंक गई क्योंकि इस प्रकार के जीव को सांपों के बीच एक दुर्लभ प्रजाति माना जाता था, जिनकी संख्या बहुत कम बची थी। क्या ये सांप अंधेरे वातावरण में नहीं रहता? इसका अंत यहाँ कैसे हुआ? इससे पहले कि उसके पास इसके बारे में सोचने का समय होता, छोटे शुद्ध काले सांप ने पुनर्जन्म वाले भूखे भूत की तरह कमल के पत्ते के आवरण को 3 या 2 बार अपने पेट में निगल लिया। हिस! स्पेक्ट्रल वाइपर ने लगभग तुरंत ही अपनी भयावह अभिव्यक्ति बदल दी, अपनी आंखें मूंद ली और खुशी से अपनी जीभ बाहर निकाल दी। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा लंबा खड़ा था और उसकी पूंछ का निचला हिस्सा धीरे से जमीन पर थपथपाया, जिससे वह एक विशेष मानसिक स्थिति में आ गया। स्पेक्ट्रल वाइपर से संबंधित जानकारी तेजी से उसके दिमाग में घुस गई और बाईवुशांग का खून बढ़ गया, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ गया। हुआ चांदी सफेद खंजर का ब्लेड चमका, जिसने छोटे शुद्ध काले सांप को कमर से आधा काट दिया। हिस हिस हिस! एक पल में वह आनंद की दुनिया में डूबा हुआ था और अगले ही पल वह तेज दर्द से जाग उठा। स्पेक्ट्रल वाइपर जो अपने होश में वापस आया, उसने अपने खंडित शरीर को अविश्वसनीय रूप से देखा।
आक्रोश, घृणा, क्रोध, सभी प्रकार की भावनाएं उसकी आंखों से गुजर गईं और स्पेक्ट्रल वाइपर बाइवुशांग पर घातक लग रहा था और सांप का ऊपरी आधा हिस्सा धीरे धीरे जमीन पर छाया में डूब गया जैसे कि वह पानी में बदल गया हो। अरे नहीं, बाइवुशांग को उम्मीद नहीं थी कि स्पेक्ट्रल वाइपर इतना लचीला होगा कि वह अभी भी ऐसी चोटों से बचने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल कर सकेगा। अगर ये दूर हो गया तो वह न तो सो पाएगा और न ही खा पाएगा। एक हत्यारा प्रकार का उत्कृष्ट प्राणी हर समय चारों ओर छिपा रहता है, हर समय चुपचाप हमला करता है। इसके बारे में सोचना ही रोमांचकारी था। हताशा में बाइवुशांग आगे बढ़ी और सीधे स्पेक्ट्रल वाइपर की ओर बढ़ी और उसे अपने हाथ से झटका दिया। स्पेक्ट्रल वाइपर स्तब्ध रह गया। क्या कोई इसे सीधे छूने की हिम्मत करेगा? क्या इसका जहर सिर्फ दिखावे के लिए था? सांप ने अपना सिर घुमाया और नीचे काटा और उसके घुमावदार हुक वाले जहरीले दांत उसकी हथेली में चुभ गए। बाइवुशांग कराह उठी लेकिन जाने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने इसका उपयोग स्पेक्ट्रल वाइपर को छाया से बाहर खींचने के लिए किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। स्पेक्ट्रल वाइपर ने बाइवुशांग को डेक से देखा। इसकी नज़र में बाइवुशांग पहले से ही एक बर्बाद आदमी था। अगर इसके लकवाग्रस्त जहर की चपेट में आ जाए तो एक बड़ा चलने वाला जानवर भी कुछ सेकंड तक नहीं टिक पाएगा। जहर के क्षण की प्रतीक्षा में स्पेक्ट्रल वाइपर बाइवुशांग की कैरोटिड धमनी को काटने और उसे मौत के दर्द का स्वाद चखाने के लिए तैयार था। 1 दर्जन सेकंड बीते, 20 सेकंड बीते। स्पेक्ट्रल वाइपर की अभिव्यक्ति धीरे धीरे स्थिर हो गई। ये समझ में नहीं आया कि जहर खाने के बाद इस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। अपनी घबराहट में उसने देखा कि एक चमकता हुआ खंजर उसकी गर्दन को साफ साफ काट रहा है। शिकार में सफलता, गोरमेट सेल जोड़ 2-1। उफ़, आखिरकार खत्म हो गया। राहत की सांस लेते हुए बाइवुशांग ने स्पेक्ट्रल वाइपर के शरीर के अवशेषों को उठाने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए एक पल के लिए चारों ओर देखा कि कोई नया संकट तो नहीं है। काले और फिसलन भरे सांप के शव को पकड़ते हुए बाइवुशांग की आंखों में उत्साह था। स्पेक्ट्रल वाइपर के लकवाग्रस्त जहर के साथ मैं युवावस्था के अंत या यहाँ तक कि चरम स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले पालतू जानवर को पकड़ने की अपनी संभावना को कम से कम दोगुना कर दूंगा। स्पेक्ट्रल वाइपर एक विशेष प्रकार का सांप था। इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति अधिक नहीं थी, लेकिन इसमें तंत्रिकाओं को पंगु बना देने वाला तीव्र जहर था। भले ही यह अपने आकार से कई गुना अधिक उत्कृष्ट प्राणी हो, जब तक जहर रक्त परिसंचरण में प्रवेश करता है यह बहुत ही कम समय में सभी प्रतिरोध खो देगा और वध की दया पर होगा। अंतिम क्षण में प्रलोभन के चूहे द्वारा इतने कीमती प्राणी को आकर्षित करने की उम्मीद न करते हुए बाइवुशांग ने क्रोधित होकर हमला कर दिया। देर के चरण का युवा स्पेक्ट्रल वाइपर पर्याप्त मात्रा में लकवाग्रस्त जहर के साथ चरम युवा प्राणियों के बहुमत को खत्म कर सकता है और यहाँ तक कि शुरुआती परिपक्व चरण के प्राणियों को भी खतरा पहुंचा सकता है। खैर, अभी इसने इसे 2 बार इस्तेमाल किया है। मैं पहले इसके बचे हुए जहर की जांच करूंगा। स्पेक्ट्रल वाइपर का मुंह खोलते हुए बाइवुशांग ने जहरीली ग्रंथियों के साथ साथ जहरीले दांतों को भी काट दिया और इसे अपने हाथ से थोड़ा दबाया, यह महसूस करते हुए कि वहां बहुत सारा जहर जमा नहीं था। मुझे इसे संयम से उपयोग करना होगा, वहां बमुश्किल पर्याप्त है। बाइवुशांग इसके उपयोग पर विचार करते हुए चिंतन में पड़ गईं। बाद में मैं छोटे भाले बनाने के लिए कुछ दृढ़ लकड़ी इकट्ठा करूंगा और प्रत्येक को लकवा मारने वाले जहर और दूसरे मिश्रित सांप के जहर से लेप करूंगा। जहां तक खंजर की बात है, उनके अन्य उपयोग भी हैं, भोजन काटना और अन्य चीजें, इसलिए मैं उन पर लेप नहीं लगाऊंगा। जहर। हिस, आग का गोला सांप जो उसके बगल में जमीन पर निढाल पड़ा हुआ था अचानक अपनी जीभ बाहर निकाल दी। तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। अपना सिर थपथपाते हुए बाइवुशांग लाल अजगर के बगल में आ गई। उपन्यास में इस सामग्री की जड़ों का पता लगाएं। एन। इस समय फायरबॉल स्नैक की स्थिति गहरे पक्षाघात से मध्यम पक्षाघात में बदल गई थी, लेकिन ये केवल अपनी जीभ को थूक सकता था और अपनी पूंछ को मोड़ सकता था और इसे पूरी तरह से अपनी गतिशीलता हासिल करने में कुछ समय लगेगा। ईमानदारी से कहें तो एक अंतिम चरण का युवा मॉर्टल बोन लेवल 5 स्टार फायरबॉल स्नैक कुल मिलाकर बुरा नहीं है और यह भविष्य में स्वाभाविक रूप से एक परिपक्व एक्सप्लोसिव फायरबॉल स्नैक और एक पूर्ण रूप मेटियोरिक फायर फ्लाइंग स्नैक में विकसित हो सकता है। क्या मुझे इसे अनुबंधित करने पर विचार करना चाहिए? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 27। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C27। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 27। फसल और तैयारी। बाइवुशांग को अच्छी तरह से पता था कि अगर उन्होंने अनुबंध समाप्त करने के लिए इस क्षण का लाभ उठाया तो उनकी सफलता दर 90% से ऊपर होनी चाहिए। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद बाइवुशांग ने यह विचार छोड़ दिया। फायरबॉल स्नैक वास्तव में अच्छा था और उसकी आदर्श संविदात्मक स्थितियों में फिट बैठता था, लेकिन यदि पूर्ण स्कोर 100 था तो यह आग का गोला सांप केवल 60 ही प्राप्त कर सका, सबसे निचली सीमा रेखा पर। बाइवुशांग को हाल ही में स्पेक्ट्रल वाइपर का लकवा मार देने वाला जहर मिला था और उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। साथ ही दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी और अभी भी 3.5 दिन की सुरक्षा बाकी थी, इसलिए अधिक जोखिम लेना बिल्कुल ठीक था। उसने तेजी से वार करके फायरबॉल सांप को मार डाला। बाइवुशांग दयालु व्यक्ति नहीं थी। यदि उनके स्थानों की अदला बदली हो जाती तो आग का गोला सांप खुशी से उसे खा जाता और खुद को तृप्त कर लेता। प्रकृति में हमेशा योग्यतम की उत्तरजीविता का मामला रहा है। शिकार में सफलता। गोरमेट सेल जोड़ 1-5। मृत्यु के बाद फायरबॉल स्नैक का उबलता हुआ शव धीरे धीरे ठंडा हो गया। इस समय का लाभ उठाते हुए बाइवुशांग ने गिनी घास जैसी एक उपचार औषधि निकाली, उसे कुचल दिया और अपने घाव पर लगाया। लापरवाही से एक साफ आस्तीन फाड़ दिया, उसे कपड़े की एक पट्टी में खींच लिया और घाव को लपेट दिया।
अपनी चोटों का कुछ समय तक इलाज करने के बाद बाईवुशांग ने युद्ध के मैदान को साफ करना और सारी लूट को गिनना शुरू कर दिया। लूट को आमतौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक सांप के शव का हिस्सा था जिसमें विभिन्न सांप की खालें, दांत, आंतें, दिल, जहर और मांस था। कुल मिलाकर 100 से अधिक हिस्से थे। फायरबॉल स्नैक और स्पेक्ट्रल वाइपर की गिनती के बिना सांपों का कुल मूल्य लगभग 600 सोने के सिक्के थे। एक पूर्ण फायरबॉल सांप की कीमत 200 से अधिक सोने के सिक्के हैं। आखिरकार ये बहुमूल्य अग्निगुण सामग्री विशेष रूप से धधकते सांप के दिल से ढका हुआ था, जिसे महत्वपूर्ण समय में बम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जहां तक स्पेक्ट्रल वाइपर की बात है, सबसे मूल्यवान चीज इसका लकवाग्रस्त सांप का जहर था, लेकिन बाईवुशांग इसे अपने उपयोग के लिए रखने जा रहा था और शरीर के अन्य हिस्सों में केवल 50 या 60 सोने के सिक्कों का योगदान होगा। ये लगभग 1 घंटे के सांप के शिकार में बाईवुशांग द्वारा प्राप्त लगभग 900 सोने के सिक्कों के बराबर था। इसका क्या मतलब था? उपन्यास में इस सामग्री की जड़ों का पता लगाएं। एन बाईवुशांग के लिए, जिसे अतीत में म्यू फैमिली परिसर में पाला गया था और उसे खाने पीने या खेती के संसाधनों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसके पास पॉकेट मनी भी बहुत कम थी, यह एक बड़ी रकम कहलाने के लिए काफ़ी थी। दुर्भाग्य से आयामी बैकपैक की क्षमता केवल 1 घन मीटर है। इतने सारे सांप, विशेष रूप से यह फायरबॉल स्नैक, मेरे लिए उन सभी को फिट करने के लिए बहुत बड़े हैं। मुझे कुछ फेंकना है। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में बाईवुशांग असहाय और हतोत्साहित दोनों थी। बाएं और दाएं उठाते हुए उन्होंने कम मूल्य के बहुत सारे सांप के मांस को त्याग दिया और यहां तक कि आपातकालीन उपयोग के लिए 20% जगह रखते हुए जितना संभव हो सके अपने आयामी बैकपैक को भरने के लिए फायरबॉल सांप के शव का हिस्सा भी त्यागना पड़ा। जब मैं अकादमी वापस आऊंगा और कुछ पैसे बचाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से एक बड़ी स्टोरेज रिंग खरीदूंगा, बाईवुशांग ने अपने मन में यह निर्णय लेते हुए कहा। लूट की एक अन्य श्रेणी स्वाभाविक रूप से लंबे समय से वांछित स्वादिष्ट सेल थी। कुल मिलाकर उसने 38 सांपों का शिकार किया था और इस सिद्धांत को किनारे रखते हुए कि एक ही क्षेत्र और नस्ल को बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बाईवुशांग ने कुल 110 गोरमेट सेल प्राप्त किए थे, जिनमें से सभी को सीधे प्रथम श्रेणी के गोरमेंट खजाने के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था। छाती फसल का जायजा लेने और कुछ फसल का निपटान करने के बाद बाईवुशांग ने अभी भी धैर्य रखा। जिस हिस्से को त्यागना था उसे दफन कर दिया और अपनी गतिविधि के किसी भी निशान को हटा दिया। पगडंडियों को साफ करना, यदि कोई हो तो कई अवांछित दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था और यह उन प्रमुख कौशलों में से एक था जिसमें जंगल से बचे लोगों को महारत हासिल करनी चाहिए। बाईवुशांग को भले ही उच्च बुद्धि का उपहार न दिया गया हो, लेकिन वह व्यावहारिक थे और आशा करते थे कि वह प्रयास करते रहने, सीखते रहने और यथासंभव अपनी समग्र क्षमता में सुधार करने के लिए हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अजीब बात है, मैंने अब तक केवल 3 या 4 छात्रों को ही देखा है। ये दयनीय रूप से बहुत कम है। बाईवुशांग को अचानक ये ख्याल आया। मूल रूप से वह चिंतित था कि सांप के शिकार के दौरान उसे अन्य छात्रों का सामना करना पड़ेगा और उसने विशेष रूप से जवाबी उपाय तैयार किए थे, लेकिन उसे अंत तक भी किसी का उपयोग नहीं करने की उम्मीद नहीं थी। खैर, एक ट्रायल ग्राउंड में औसतन 100 छात्रों के साथ दूसरों से टकराना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाईवुशांग ने धीरे से विचार किया। शायद ये ट्रायल ग्राउंड मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है, जिसके कारण छात्रों का व्यापक फैलाव हुआ है। अपने मन में संदेह छोड़कर बाईवुशांग को एक और काम करना था। स्पेक्ट्रल वाइपर को देखने के पहले क्षण से ही उसके मन में संदेह था। ये स्पष्ट था कि यह डाक अनुकूलन वाला एक अंधेरे प्रकार का प्राणी था जो सूरज की रोशनी से डरता था, तो स्पेक्ट्रल वाइपर यहाँ क्यों था? इस पहाड़ी फलों के पेड़ के चारों ओर पेड़ विरल थे और क्षेत्र अपेक्षाकृत खाली था। हालांकि रहस्यवादी क्षेत्र में सूरज की रोशनी बाहरी दुनिया की तरह उतनी गर्म नहीं थी, फिर भी स्पेक्ट्रल वाइपर के लिए यह कोई छोटा बोझ नहीं था। ऐसा यूं ही यहाँ रहने से नहीं हो सकता था। टेम्पटेशन के माउस की वास्तविक प्रभावशीलता से संबद्ध, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रभावी दूरी लगभग 3000 मीटर थी। बाईवुशांग को गंभीरता से संदेह था कि आसपास के क्षेत्र में एक छिपा हुआ अंधेरा विशेषता वाला निवास स्थान मौजूद था जिसे उसे अभी तक खोजना था, संभवतः एक गुफा या कुछ और। यह अंधेरा निवास स्थान, जिसमें बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय, उच्च गुणवत्ता वाले पारलौकिक जीव रहते हैं, शायद मुझे अपने आदर्श पालतू जानवर को अनुबंधित करने की अनुमति दे सकता है। बाईवुशांग एक पल के लिए चुप हो गए और तुरंत निर्णय लिया कि वह इस निवास स्थान की तलाश करेंगे जो मौजूद हो सकता है। कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ दृढ़ लकड़ी और हीरे के आकार की चट्टानें इकट्ठी की। खंजर का उपयोग करके दृढ़ लकड़ी को काटा गया और 1 मीटर से अधिक लंबा और 3 अंगुल मोटा एक छोटा लकड़ी का हैंडल बनाया गया और हैंडल के एक छोर पर हीरे के आकार का पत्थर लगाकर पत्थर के भले के साथ एक साधारण लकड़ी का भला बनाया गया, एक मजबूत रतन रस्सी और टिप की थोड़ी पॉलिश के साथ। इन्हें बनाने के लिए कुल्हाड़ियों को काटने जैसे उपकरणों की कमी के कारण बाईवुशांग को इनमें से केवल 12 छोटे भाले बनाने में थोड़ा समय लगा। जहर लगाना अगला था। बाईवुशांग ने भाले की नोकों पर लकवाग्रस्त जहर लगाने को प्राथमिकता दी और सारा जहर खत्म हो जाने के बाद कुल मिलाकर 5 काले सिरे वाले छोटे भाले बनाए गए। इसके अलावा मिश्रित सांप के जहर का उपयोग करके 5 रंगीन नोक वाले छोटे भाले बनाए गए। अंत में बैकअप के रूप में रखने के लिए 2 गैर जहरीले छोटे भाले छोड़े गए। जहर भाले को पूरा करने के बाद बाईवुशांग ने यह भी सोचा कि आयामी बैकपैक में जगह सीमित थी और अपने साथ हथियार जैसा कुछ ले जाना अधिक सुविधाजनक था, इसलिए उन्होंने पहले से बनाए गए चूहे के जाल को हटा दिया और इसे बदल दिया एक लंबी पिछली टोकरी। आगे बढ़ते हुए ठंडे और शुष्क भंडारण वातावरण बनाने के लिए टोकरी को बर्फ की घास से ढक दिया गया, जो सांप के जहर के वाष्पीकरण को प्रभावी ढंग से धीमा कर सकता था। ऐसा करने के बाद बाईवुशांग ने आसानी से लंबी टोकरी को अपनी पीठ पर लाद लिया और आसपास के क्षेत्र में कंघी करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद एक सुदूर कोने में बाईवुशांग को एक छिपी हुई पत्थर की गुफा मिली।
प्रवेश द्वार छोटा था और नीचे लटकती हुई रेंगने वाली लताओं से छिपा हुआ था, इसलिए यदि कोई बारीकी से जांच नहीं कर रहा था तो यह नोटिस करना काफी मुश्किल होगा कि इसके पीछे एक छोटा सा अंधेरा छेद छिपा हुआ था। रास्ते में पौधों को एक तरफ धकेलते हुए बाइवुशांग ने एक मशाल उठाई और ध्यान से आधे रास्ते में झांका। गुफा में प्रवेश करने पर उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि अंदर कुछ गीला और ठंडा था। आग की रोशनी से जो दिखाई दिया वह घनी स्याही वाली काई थी, जिस पर अभी भी कुछ हल्के पैरों के निशान और पंजे के निशान थे, जैसे कि कोई प्राणी सक्रिय हो गया हो। दूर तक अंतहीन गहरा अंधकार था जिसका कोई अंत नहीं था। गुफा की गहराई से अचानक एक भयानक ठंडी हवा चली। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 28। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C28 प्लेवलूम रात के 12:01 रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 28। अंधकार में वन। वहाँ हवा है। बाइवुशांग ठिठक गई और फिर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। हवा के झोंके का मतलब था कि गुफा कहीं से जुड़ी हुई थी और कोई बंद जगह नहीं थी। वह स्थान स्पेक्ट्रल वाइपर का वास्तविक निवास स्थान हो सकता है। बाइवुशांग ने अब कोई झिझक नहीं की, खुद को पूरी तरह से सतर्क रखा और गुफा में गहराई तक जा रही थी। अंधेरे में समय समय पर अजीब सरसराहट की आवाजें आती थीं और कुछ चमगादड़, कृंतक और कीड़े स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, लेकिन शायद अगरबत्ती की थैली के कारण ये जीव बाइवुशांग के पास नहीं आए। रास्ते में बाइवुशांग ने पाया कि मार्ग में कोई कांटा नहीं था और इसे पार करना अपेक्षा से कहीं बेहतर था, सिवाय इसके कि यह बहुत गहरा और लंबा था और दूसरे छोर से बाहर निकलने में उसे 30 या 40 मिनट लग गए। बाहर निकलने पर रोशनी थी, बहुत धीमी और बिल्कुल मध्यरात्रि में 2 या 3 बजे हल्की चांदनी की छटाई की अनुभूति जैसी। गुफा से बाहर निकलते हुए बाइवुशांग ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसके सामने एक विशाल काला जंगल था जो पहले से कहीं अधिक जीवन था, जिसमें आमतौर पर 50 मीटर से अधिक ऊंचाई के पेड़ थे। उनके भूरे और काले पत्ते काले आकाश को पकड़ने के लिए जुड़े हुए थे। अंतराल के माध्यम से आकाश में लटका हुआ भ्रामक सूरज अभी भी देखा जा सकता था, लेकिन पेड़ों ने उस सूरज की रोशनी का 99% हिस्सा अवरुद्ध कर दिया था और केवल एक बेहद हल्का सा हिस्सा ही जमीन पर चमकने में सक्षम था। धुंधला, ठंडा और नमी इस जगह के मुख्य विषय थे और हवा भी सड़ी हुई मिट्टी की दुर्गंध से भरी हुई थी। बाइवुशांग को यकीन था कि स्पेक्ट्रल वाइपर के रहने के लिए यह सबसे आदर्श वातावरण था और उसे यहीं से भाग जाना था। सुरोदयो, एक मधुर गायन की आवाज उसके कानों तक पहुंची और बाइवुशांग ने ध्वनि के लिए चारों ओर देखा। तुरंत 3 या 4 भूतों को देखा। वे पारभासी नीले शरीर वाले थे और उनकी रूपरेखा 2 या 3 साल के बच्चों की तरह थी। उनकी आंखें कसकर बंद थीं और भौहों के बीच में एक और आंख खुली हुई थी। उनके कंठों से मधुर गीत निकल रहा था। गाने वाले भूत। बाइवुशांग को यह एहसास हुआ कि यह भूत प्रकार का उत्कृष्ट प्राणी गाना पसंद करता था। इसमें हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी और इसका व्यक्तित्व बेहद डरपोक था। अपने सामने एक अजनबी को मशाल पकड़े हुए देखकर गाने वाले भूत डर के मारे चिल्लाने लगे और हड़बड़ाहट में तितर बितर हो गए, दूर अंधेरे में गायब हो गए। बिना रुके बाइवुशांग अपने रास्ते पर चलती रही। स्केलेटन आर्चर, फ्लोटिंग एल्फ, स्प्रिंगवुड डेमन, शैडो लेडीबग। रास्ते में उसने इतने सारे उत्कृष्ट जीव देखे थे कि यह लगभग अभिभूत करने वाला था। बाइवुशांग ने स्पष्ट रूप से देखा कि जैसे जैसे वह धीरे धीरे इस अंधेरे जंगल में गहराई से प्रवेश करता गया, उसके चारों ओर सक्रिय पारलौकिक प्राणियों की ताकत बढ़ती गई और युवावस्था के शुरुआती चरण में छोटे जीवों को देखना लगभग मुश्किल हो गया। स्नैप! जब उसका बायां पैर नर्म हो गया, जैसे कि उसने किसी चीज पर कदम रख दिया हो, बाइवुशांग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और तुरंत एक कदम पीछे कूद गई। टॉर्च नीचे लटकी हुई थी और उसे मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। कीचड़ अकेले मौजूद नहीं था, लेकिन बाईं ओर फैला हुआ था। अंततः एक विशाल काला धंसा हुआ अनदेखा कीचड़ बन गया। इस आकार के दलदल में उस प्रकार के प्राणी के रहने की संभावना है। अचानक विचार आने पर बाइवुशांग ने सांप के मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे 6 या 7 मीटर दूर कीचड़ में फेंक दिया। हर जगह कीचड़ बिखरा हुआ था क्योंकि सांप का मांस नर्म, सड़ते हुए कीचड़ की सतह में समा गया था और इंच दर इंच नीचे की ओर धंस रहा था। हुआ। कुछ ही दूरी पर अचानक बड़े शोर के साथ मिट्टी मथने की आवाज आई। बाइवुशांग ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप पेड़ों के एक हिस्से के पीछे झुककर चुपचाप देखते रहे। अंधेरा एक के बाद एक फीकी पीली पुतलियों से जगमगा रहा था। छोटी पुतलियां केवल कांच के मोतियों के आकार की थीं, लेकिन बड़ी पुतलियां प्रकाश बल्ब जितनी अच्छी थीं। उनमें जानवरों की आदिम ठंडी चमक थी। जब उन पुतलियों के मालिक आए और सांप के मांस के मालिक होने के अधिकार के लिए लड़ने लगे, तो बाइवुशांग ने उनका असली चेहरा देखा। यह एक उभयचर सरीसृप प्राणी था जिसका सिर चपटा, लंबा थूथन, सिर के किनारों पर आंखें बड़ी हुई थीं और नुकीले दांतों वाला बड़ा, संकीर्ण मुंह था। इसका शरीर गहरे भूरे रंग का था, मानो कवच की भारी परत से ढका हुआ हो, और इसके पीछे एक लंबी, मोटी पूंछ थी जो एक आकस्मिक उछाल के साथ 1 या 2 मीटर तक उफनती हुई मिट्टी को गिरा सकती थी। निश्चित ही वहां दलदली मगरमच्छ हैं। अपने मुंह के कोने पर मुस्कान के साथ बाइवुशांग ने विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए यादृच्छिक आकार में से एक को चुना। नाम दलदल मगरमच्छ जंगली। दौड़ दानव जानवर क्षेत्र रेंगने का प्रकार दलदल मगरमच्छ दौड़। जीवन स्तर चरम युवा रूप। रक्त गुणवत्ता नश्वर अस्थि स्तर 6 सितारे। स्थिति अतिसक्रिय, खुफिया कम। विशेषता रोगजनक शरीर कठोर त्वचा। कौशल डेथ रोल, वेव स्ट्राइक, मड ब्लास्ट, विपिंग टेल। स्वादिष्ट सेल 24। इतना खराब भी नहीं। 6 सितारा मॉर्टल बोन स्तर और चरम युवा रूप वाला एक दलदली मगरमच्छ मेरी 80 अंकों की अपेक्षा को कैसे प्राप्त कर सकता है?
बाइवुशांग के विचारों में हलचल मच गई क्योंकि उसने चुपचाप प्राणी का मूल्यांकन किया। दलदल मगरमच्छ की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें से एक रोगजनक शरीर कीचड़ जैसे प्रतिकूल वातावरण में इसके जीवित रहने के लिए केंद्रीय है। इसलिए यदि दलदल मगरमच्छ द्वारा खरोंच और काट लिया जाता है तो रोगाणुओं से संक्रमित होने से बचने के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। दूसरे, कठोर त्वचा। दलदली मगरमच्छ का कवच जैसा कवच एक मजबूत रक्षा है और अपने आप में मजबूत है, विरोध करने और लड़ने में सक्षम है। यह एक बुरे सपने जैसा अस्तित्व है। समग्र मूल्यांकन में दलदली मगरमच्छ को उच्च क्षति आउटपुट और यहां तक कि कुछ लंबी दूरी के जादू के हमलों के साथ एक मांसल टैंक प्रकार के प्राणी के रूप में तैनात किया गया है। इसमें बेहतर क्षमताओं और संभावनाओं के साथ एक परिपक्व रूप ब्लैक स्वैम्प मगरमच्छ और एक पूर्ण रूप सॉटूथ स्वैम्प मगरमच्छ की एक प्राकृतिक विकासवादी श्रृंखला है। हालांकि इसकी खामियां भी उतनी ही स्पष्ट हैं। दलदल मगरमच्छ की ताकत का एक हिस्सा पर्यावरण पर निर्भर करता है। कीचड़ में लड़ते हुए यह अक्सर उच्च स्तरीय उत्कृष्ट प्राणियों को मारने में सक्षम होता है, लेकिन अगर यह जमीन पर जाता है तो इसकी युद्ध शक्ति कम से कम एक तिहाई कम हो जाती है और इसकी धीमी गति एक कमी है जिसे ये टाल नहीं सकता है। बाइवुशांग ने अपने मन में विकल्पों पर विचार किया और जल्दबाजी में कोई विकल्प नहीं चुना। गहराई से अन्वेषण करना बेहतर है। यदि उसके बाद मुझे उच्च गुणवत्ता वाले उत्कृष्ट प्राणी का सामना नहीं करना पड़ता है तो मैं यहाँ लौटूंगा और दलदल मगरमच्छ को अनुबंधित करने का एक तरीका ढूंढूंगा। पहले एक या दो पालतू जानवर जो एक मालिक के साथ अनुबंधित होते थे, वे लंबे समय तक उनके साथ रहते थे और इतने महत्वपूर्ण होते थे कि किसी भी तरह की सावधानी को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता था। बाइवुशांग ने पहले यहाँ स्थान नोट करते हुए दलदली मगरमच्छ को बैकअप विकल्प के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। उसने कीचड़ का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और उसके चारों ओर के पेड़ों पर क्रॉस के निशान उकेरने लगा। यह अंकन का उनका सामान्य तरीका था, शायद उतना सुरक्षित और उपयोगी नहीं, लेकिन काफी सुविधाजनक था। गुजरते समय बाइवुशांग ने देखा कि कीचड़ के दूसरी ओर सड़ी हुई जमीन पर मनुष्यों द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान थे। करीब से निरीक्षण करने पर पैरों के निशान बड़े और छोटे थे और वहां एक से अधिक व्यक्ति प्रतीत होते थे। ऐसा लगता है कि कई लोग यहाँ रुक गए हैं और इस अंधेरे जंगल में कई छात्र हैं। बाइवुशांग ने इसके बारे में सोचा और इस जानकारी को नोट किया। गहराई में जाते रहें, उम्मीद है आश्चर्य होगा। प्रत्याशा की दृष्टि से बाइवुशांग ने अपने बाएं हाथ में एक मशाल और अपने दाहिने हाथ में एक खंजर थाम रखा था। उसकी छाती के किनारे एक आयामी बैकपैक लटका हुआ था और उसकी पीठ पर एक लंबा बैकपैक था। वह मुड़ा और गहरे अंधेरे में चला गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान अध्याय 29 गुणप्रिय पाठकों कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें URL पालतू जानवरों के भगवान C29 प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन अध्याय 29 छुआ गया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था और किसी समय आसपास के वातावरण में हल्की धुंध छा गई जिससे छाया में और भी अधिक धुंधली रोशनी हो गई। जानवरों की आवाजें हमेशा सुनी जा सकती थीं। भेड़िए चिल्ला रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे, चील चिल्ला रही थी और कीड़े चहचहा रहे थे। सभी एक के बाद एक गूंज रहे थे। बाइवुशांग ने एक पल के लिए सुना, अपने आंदोलन की दिशा को थोड़ा समायोजित किया। वह पहले ही अपना हल्का भोजन खा चुका था और बहुत अंधेरा होने से पहले वह थोड़ा और गहराई में जाने का इरादा रखता था। जैसे ही वह चला, उसके सामने बड़े पैरों वाले हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। यह अपेक्षाकृत कम चलने वाला जानवर था, केवल 1 मीटर लंबा, सींग रहित, गहरी धसी हुई आंखों वाला और उभरी हुई पीठ वाला। इसकी विशेषता एक गठीला शरीर था। हालांकि यह छोटी टांगों वाला था, लेकिन इसके अंग बेहद मोटे थे। उसके पैरों के तलवे हाथी के पैरों जितने चौड़े थे। उसके दौड़ने पर जमीन हिल जाती थी और इससे होने वाला हंगामा विशेष रूप से बड़ा था। बाइवुशांग ने अपनी मशाल पकड़ी और लापरवाही से करीब न आते हुए चुपचाप पीछे हट गया। बड़े पैरों वाले हिरणों के इस झुंड में सबसे कमजोर हिरण अपनी युवावस्था के मध्य चरण में था और नेता शायद युवावस्था के चरम चरण में था। बिगफुट हिरण को उनके खराब स्वभाव के लिए पहचाना जाता था और भले ही उनकी रक्त गुणवत्ता मॉडल बोन स्तर पर केवल 3 स्टार थी, उनमें से 1 दर्जन एक साथ अधिकांश चरम युवा प्राणियों को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। इस सामग्री का स्रोत N0 वेलबेंट से जोड़ा जा सकता है। तभी बाइवुशांग के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से कुछ आने का आभास हुआ। अंधेरे में हवा की लगातार आवाज दूर से पास की ओर तेजी से आती हुई दिखाई दी। प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और 3 काली मोटी लंबी चीजें बाइवुशांग के पैंट के पैरों से टकराईं और हमले में बड़े पैर वाले हिरणों के झुंड की ओर चली गईं। अरे अरे अरे! हिरणों की घबराई हुई चीख के तुरंत बाद चारों ओर रौंदने वाली खुरों की तेज आवाज और आगे अराजकता फैल गई। आग की रोशनी में बाइवुशांग ने देखा कि उसके पैरों के पास क्या था और वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या ये एक बेल है? काले तने और पत्तियां सर्पिलाकार और मुड़ी हुई थी, जिससे एक हाथ मोटी बेल बनी हुई थी जो सांप के शरीर की तरह मुड़ी हुई थी, जो बड़े पैर वाले हिरणों के झुंड के बीच आगे पीछे घूम रही थी। कुछ ही समय में बाइवुशांग ने देखा कि 2 मरते हुए बड़े पैर वाले हिरण पकौड़ी की तरह बंधे हुए थे और काली लताओं द्वारा खींचे जा रहे थे और उसके पीछे कहीं खींचे जा रहे थे। बाइवुशांग दबे पांव इधर उधर चली गई और चुपचाप पीछे आ गई। लगभग 1 दर्जन कदम चलने के बाद और फिर एक मोड़ के आसपास बाइवुशांग रुका। जितनी तेजी से वह कर सकता था उसने अपनी मशाल बुझा दी और फिर झाड़ियों में लेट गया। कुछ ही दूरी पर एक विशाल बेल का पौधा जमीन में गड़ा हुआ था, जिसका आकार धरती में उल्टे फंसे हुए 4 काले अजगरों जैसा था। बीच में जो सबसे मोटी होगी वह मुख्य बेल होगी और उस लकड़ी की बेल के शीर्ष पर एक शाखा में एक चमकदार गोल फूल की कली उगी थी जिसका व्यास 2 मीटर से अधिक था और अंधेरे में एक घनी चमक पैदा कर रही थी।
यह एक सुखद दृश्य होना चाहिए था, लेकिन बाईवुशांग को पसीना आ गया और जब कलियां खिली तो वह शाप देना चाहती थीं। उस कली में जो कुछ था वह बिल्कुल भी पुकेसर नहीं था, बल्कि एक राक्षस के मुंह के समान एक विशाल भयानक मुखपत्र था जिसके नुकीले दांत परतों में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक भूतिया हरे तरल पदार्थ के साथ हल्का चमक रहा था। कली के पास मुख्य लता को घेरने वाली 3 शाखाओं वाली बेलों ने तेजी से 2 फंसे हुए बड़े पैरों वाले हिरणों को कली के मुंह में भेज दिया। भोजन उसके मुंह में चला गया और उभरी हुई कली फिर से बंद हो गई, जिससे मानवरूपी चबाने की गति हुई। खामोश रात में उसके खाने और कुरकुराने की आवाज काफी डरावनी थी। भूत बेल, यह एक घोस्ट वाइन है, पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति। बाईवुशांग की निगाहें चमक उठीं और उसने सोचा, इस आकार को देखते हुए ये देर से जवानी होनी चाहिए, अभी अपने चरम पर नहीं है। अन्यथा द्वितीयक बेलों की संख्या केवल 3 नहीं होती। अपने दिमाग में ज्ञान के प्रासंगिक बिंदुओं को तुरंत याद करते हुए बाईवुशांग अपने चेहरे पर उत्साह दिखाने से नहीं रोक सकी। घोस्ट वाइन प्राचीन वंशावली के साथ रसातल क्षेत्र का एक पौधा प्रकार का उत्कृष्ट प्राणी जो मांस के प्रति प्रेम, क्रूर स्वभाव और एक मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता की विशेषता रखता है। इसकी मुख्य आक्रमण विधि काली बेल तंबू है, जो न केवल कठोर होती है बल्कि बहुत दूर तक फैली होती है, जो इसे आदर्श भीड़ नियंत्रण पालतू जानवरों में से एक बनाती है। मुझे सीक्रेट बीस्ट रिकॉर्ड से याद है कि एक बार घोस्ट मोनाक नाम का एक मास्टर था जिसका जीवन संबंधी पालतू जानवर घोस्ट वाइन था और उसके पालन पोषण के तहत घोस्ट वाइन चरम सीमा तक विकसित हुई और अंततः एक पौराणिक स्तर के पवित्र जानवर के रूप में विकसित हुई। 1000 हाथों वाला भूत बेल दानव राजा केवल एक आदमी और एक जानवर के साथ वे 100,000 ऑक्स की सेना के साथ सीमा पार कर गए और एक महान युद्ध उपलब्धि हासिल की। अगर मैं ऐसे किसी पालतू जानवर को अनुबंधित कर पाता। बाईवुशांग अचेत अवस्था में थी और उसके दिमाग में विचार तैर रहे थे। कुछ सेकंड बाद बाईवुशांग, जो अपने होश में वापस आ गई थी, ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी, जिससे ध्यान भटकाने वाले सभी विचार दूर हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने घोस्ट वाइन को पकड़ने की संभावना का गंभीरता से विश्लेषण करना शुरू किया। किसी पालतू जानवर को पालने का तरीका और तरीका हर व्यक्ति में और जानवर से जानवर में अलग अलग होता है। सामान्यीकरण करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ भावनात्मक सहानुभूति के माध्यम से आकर्षित होते हैं, कुछ अपनी पारिवारिक प्रतिभा के आधार पर आकर्षित होते हैं और कुछ बहकाकर धोखा भी देते हैं। इनमें से सबसे आम निश्चित रूप से अभी भी जबरदस्ती अनुनय है। केवल अगर कोई पहले ये साबित कर दे कि उसकी मुट्ठी काफी सख्त है और दूसरे पक्ष पर हावी हो सकती है, तो उत्कृष्टता और प्रभुत्व जैसी जैविक अवधारणाओं का पालन करने वाले उत्कृष्ट प्राणी आज्ञाकारी रूप से प्रस्तुत होने की संभावना रखेंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार की क्रूर घोस्ट वाइन के साथ कोई भी इसके पूर्ण अवस्था में अनुबंध नहीं करेगा। जब तक आपकी आत्मिक शक्ति इतनी अधिक न हो कि आप इसे सीधे दबा सकें, आप निश्चित रूप से इसे नाराज कर देंगे। मुझे पहले घोस्ट वाइन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का एक तरीका सोचना चाहिए और इसकी कमजोर स्थिति में इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए ताकि इसकी संभावना बढ़ जाए। सफलता अधिक होगी। ये सोचकर बाईवुशांग ने असहाय होकर भौहें चढ़ा दीं। लेकिन मैं इसे अकेले कैसे हराऊंगा? घोस्ट वाइन की सबसे स्पष्ट कमजोरी निस्संदेह इसकी धीमी गति है, लेकिन इसके टेंटिकल्स की गति सीमा इतनी बड़ी है कि भले ही 3 टेंटिकल्स के साथ पूरे क्षेत्र को कवर करने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी मैं इसके साथ उलझना नहीं चुन सकता। ये जाल विधि भी काम नहीं करती। यह एक पौधा है, कोई चलता फिरता जानवर नहीं। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। बाईवुशांग ने कुछ देर सोचा और अचानक अपना सिर थपथपाया। शायद मुझे पीछे हटना चाहिए कि मैं घोस्ट वाइन के किस हिस्से को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता हूं। निस्संदेह इसका शरीर बीच में मुख्य लता है और ऊपर की कली मनुष्य के सिर के बराबर है। अगर मैं इसे वहां थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सकूं तो मैं सफलता से दूर नहीं रहूंगा। आइए देखें कि क्या मेरे पास ऐसा कुछ है जो पहले काम आ सके। खंजर को भूल जाए, ये बहुत छोटा है। जहर का भाला ठीक है, लेकिन केवल तभी जब मैं उस फूल की कली को छेद दूं। वहां मांस और रक्त तक है। बेल के टेंटेकल्स को छेदने से बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। साथ ही मुझे गंभीरता से संदेह है कि कली में मौजूद हरा तरल एक संक्षारक विष है। जो प्राणी अपने स्वयं के विषाक्त पदार्थों को ले जाते हैं उनमें उनके प्रति कुछ प्रतिरोध होता है और यह उच्च पुनर्प्राप्ति क्षमता वाला पौधा प्रकार है। ये कहना मुश्किल है कि जहर कितना असर करेगा और क्या काम आ सकता है। बाईवुशांग ने हाथ बढ़ाया और आयामी बैकपैक खोला और एक पल के बाद उसकी उंगलियां अचानक स्थिर हो गईं और उसकी निगाहों में आश्चर्य का एक संकेत खिल गया। ठीक है, आग का गोला, सांप का दिल। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? यह एक अच्छा और शक्तिशाली विस्फोटक है। एक गहरे प्रकार के पौधे के रूप में घोस्ट वाइन को अभी भी इस युवा अवस्था में आग से डरना चाहिए। अगर मैं फायरबॉल स्नेक के दिल को शुरू में ही विस्फोट से उड़ा सकता हूं, तो यह निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 30। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C30 प्लेवलूम रात के 12 बजे 1:48 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 30। भूत को पकड़ना wine.avi। अब मेरे सामने सवाल यह है कि मैं इस तक कैसे पहुंचूं। बाईवुशांग अंधेरे में जमीन पर लेटी हुई थी और अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। कोई उचित समाधान नहीं सोच पा रही थी। घोस्ट वाइन में आंख और कान जैसे अंग नहीं थे और इसकी सभी संवेदी क्षमताएं काली बेल के टेंटेकल्स पर केंद्रित थीं। शिकार करते समय लताएं फैलती थीं, जिससे स्वाभाविक रूप से इंद्रियों की सीमा बढ़ जाती थी और एक बार उपयुक्त शिकार मिल जाने पर यह भयंकर हमला करती थी।
अब इस तरह की भोजन अवस्था में सभी बेलें पीछे हट जाएंगी और फिर इसकी धारणा सीमा आसपास के लगभग 20-30 मीटर के भीतर होगी, और यदि कोई करीब आता है, भले ही कोई अगरबत्ती की थैली पकड़ ले, तो उन्हें गिना जाएगा एक घुसपैठिए के रूप में। उनके 20 मिनट के मौन अवलोकन के बाद घोस्टवाइन ने अपने रात्रिभोज का आनंद लेना समाप्त कर दिया। उसने अपने 3 मोटे बेल जालों को हिलाया, धीरे धीरे और आलस्य से बीच में कली की रक्षा की और फिर सारी गति रोक दी। फली का रंग भी ऐसे झिलमिलाने लगा मानो वह सांस ले रही हो। का क्या हो रहा है? बाइवुशांग स्तब्ध थी। उसका सारा ज्ञान किताबों से सीखा गया था या म्यू फैमिली परिसर में पुराने शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया था, और घोस्टवाइन की वर्तमान स्थिति उसकी जानकारी में नहीं थी। आधे घंटे तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद उसने देखा कि घोस्टवाइन लगभग गतिहीन थी और कली अधिक से अधिक धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? ये सो रहा है? क्या घोस्टवाइन को भी नींद की जरूरत है? बाइवुशांग हैरान था और केवल उस अनुभव पर भरोसा कर सकता था जो उसके पास पहले से ही था, और वह बेतहाशा अनुमान लगा सकता था। एक और क्षण के बाद स्थिति अपरिवर्तित रही और बाइवुशांग ने भौहें चढ़ा दीं। आलस्यपूर्वक प्रतीक्षा करना कोई विकल्प नहीं था। मैं चुपचाप करीब आने की कोशिश करूंगा। वह इंच दर इंच आगे रेंगना शुरू कर दिया। उसकी नज़र घोस्टवाइन पर मजबूती से टिकी हुई थी, और अगर कुछ भी जगह से बाहर लगता था तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करता था। बाइवुशांग धैर्यवान थे क्योंकि उन्होंने अपनी गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित किया। औसतन 5 मिनट में केवल 1 मीटर आगे बढ़े। घोस्टवाइन को कभी नहीं जगाया। बाइवुशांग को इसके 10 मीटर के दायरे में आने में काफी लंबा समय लगा। उसकी आंखों में घोस्टवाइन की जानकारी झलक रही थी। नाम भूत बेल जंगली रेस एबिसल रियलम, पौधे का प्रकार घोस्टवाइन रेस, जीवन स्तर देर से युवा रूप, रक्त गुणवत्ता नश्वर, अस्थि स्तर 7 सितारे, स्थिति अत्यधिक पेट भरा, नींद और पाचन, खुफिया कम, विशेषताएं विकास अंधेरे अनुकूलन, बेल टेंटेकल्स 3, कौशल जड़ निकालना, बेल को कोड़ा फंसाना, फूल को काटना, स्वादिष्ट सेल 32। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने बहुत अधिक खाया था और इसे नींद के माध्यम से पाचन में सहायता करनी थी। बाइवुशांग के मुंह के कोने हिल गए और वह लगभग अपनी शांत अभिव्यक्ति नहीं रख सका। इस हास्यास्पद कारण ने तुरंत उसके दिमाग में लंबी और भयंकर घोस्टवाइन की छवि उतार दी। इसके बाद मुझे किसी भी समय कोई कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। इस सामग्री की जड़ों को नोवेल्बी में खोजें। एन धीरे धीरे लकवाग्रस्त जहरीले भले को बाहर निकालते हुए बाइवुशांग कछुए की गति से आगे बढ़े और अपना सारा ध्यान घोस्टवाइन की प्रतिक्रिया पर केंद्रित किया। 2 मीटर और आगे बढ़ने के बाद घोस्टवाइन की बेल के टेंटेकल्स अचानक 2 बार हिले। ये जाग रहा है। बाइवुशांग के विचार बिजली की तरह दौड़ गए जब उन्होंने अपने बाएं पैर को जमीन पर पटका और अपने पैरों को झटका दिया और एक छोटी सी दौड़ शुरू करने के लिए अपनी सभी मांसपेशियों का उपयोग किया। 3 काली लताओं ने घुसपैठिए को महसूस किया, लेकिन नींद से जागने के बाद पौधा पहले कुछ सेकंड के लिए बहुत कठोरता से हिल गया। उसे संभलने का मौका दिए बिना बाइवुशांग ने लकवाग्रस्त जहरीले भले को पकड़ लिया और एक छलांग के साथ उसने उसे कली के निचले सिरे में जोर से घुसा दिया। जैसे कि रेशमी साटन की एक परत के माध्यम से छुरा घोंपा जा रहा हो। बाइवुशांग का पूरा जोर कली में केवल 6 या 7 इंच ही घुस पाया, इससे पहले कि वह फंस जाए। घोस्टवाइन ने एक डरावनी दयनीय चीख निकाली जो किसी भूत या राक्षस जैसी तीखी और चुभने वाली थी। दर्द से प्रेरित होकर वह पूरी तरह से जाग गया और पहले अवसर पर एक बेल का तंबू बाहर निकाला और उसे बुरी तरह से बाइवुशांग की ओर घुमाया। बाइवुशांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत चकमा देकर किनारे हो गई। अपनी परिधीय दृष्टि से उसने उस घाव को देखा जो उसने अभी अभी लगाया था, और एक भूतिया हरा तरल पदार्थ बहकर लकड़ी के भाले पर टपक रहा था, जलता हुआ और धुआंधार। ये वास्तव में अपने स्वयं के संक्षारक जहर के साथ आता है, बाइवुशांग ने मन ही मन कहा। पीछे और सामने से हमला करने वाली अन्य 2 लताओं से बचते हुए बाइवुशांग ने अपनी टोकरी से एक जहर का भला उठाया और पीछे हटने के बजाय वह कली की स्थिति के और भी करीब आ गया। ये दूरी घोस्टवाइन के हमलों के लिए काफी अनुकूल है। कली के किनारे रहकर ये बहुत आसानी से नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसका लाभ उठा सकता हूँ। बाइवुशांग ने अपनी युद्ध रणनीति अस्थायी रूप से बदल दी। घोस्टवाइन को थोड़ा और जहर देने के लिए उसे कली पर कुछ और बार बार करने का तरीका खोजना पड़ा। केवल जब घोस्टवाइन को उस बिंदु पर धकेल दिया गया जहां अकेले लताओं के साथ उसे वश में करना मुश्किल हो गया, तो घोस्टवाइन अपनी कलियों को खोलेगी और फ्लावर बाइट का उपयोग करेगी। उस समय वह फायरबॉल स्नेक के दिल को फेंक देगा और उसे कली के अंदर विस्फोट कर देगा। यह इसे एक ही बार में नीचे ले जाने में सक्षम होगा। स्विश! लताओं की झकझोरने वाली आवाज लगातार जारी थी और अपनी बाईं बांह पर एक गंभीर चोट की कीमत पर बाइवुशांग एक मिश्रित जहर भाला और एक लकवाग्रस्त जहर भाला कली में डालने में कामयाब रहे। घोस्टवाइन को पीड़ा हुई और वह और भी अधिक चिड़चिड़ी हो गई और बेलों को या तो गला घोंट दिया गया, लपेट दिया गया, कोड़े मारे गए या तोड़ दिए गए, बाइवुशांग के पीछे तेजी से वार करते हुए। बाइवुशांग कली के चारों ओर चकमा देती रही, कभी लुढ़कती और रेंगती और कभी मुड़ती और कूदती। वह घोस्टवाइन से उलझने और बंधने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर वह कर सकता था तो बाकी हमलों से बच रहा था, और अगर नहीं कर सका तो उनका विरोध कर रहा था। इस दौरान उसने कभी भी जहर के भाले फेंकना बंद नहीं किया, और जब भी बाइवुशांग को मौका मिलता कली में एक नया छेद जोड़ दिया जाता। कुछ मिनट बाद बाइवुशांग को सांस लेने में तकलीफ हुई और अचानक देखा कि घोस्टवाइन की गति कम हो गई थी। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने देखा कि इसके स्टेटस कॉलम में हल्के से घायल, हल्के से लकवाग्रस्त और हल्के से जहर जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। बहुत अच्छा, आखिरकार इसने मेरी चोटों को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बाइवुशांग ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं।
इस समय वह घावों से भरा हुआ था, उसके शरीर पर लगभग 1 दर्जन छोटी और बड़ी चोटें थीं और उसके कपड़े कीचड़ और पसीने से भीगे हुए थे। वह मनहूस लग रहा था और केवल उसकी आत्मा भरी हुई और कठोर थी। एक पल के विचार के बाद भाई गुशांग ने अपना जहरीला भाला नीचे रख दिया और इसके बजाय अपना खंजर बाहर निकाल लिया। थोड़ी सी उत्तेजना में उसने कली के चारों ओर काट दिया, जिससे कई छोटे छोटे चीरे लग गए। घोस्टवाइन ने कायरतापूर्ण हमलावर को पकड़ने और उसे नष्ट करने के लिए अपने बेल टेंटिकल्स का उपयोग करने के कई प्रयास किए, लेकिन उसके शरीर में दर्द और उसकी धीमी प्रतिक्रिया समय ने उसे और अधिक उत्तेजित महसूस कराया। अंत में जैसे ही बाई वुशांग एक बार फिर उसके पास पहुंची, घोस्टवाइन अब खुद को रोक नहीं सकी और कली हिल गई। रात के अंधेरे में चमकदार कली अचानक खिल गई, जिससे भयानक मुखपत्र दिखाई देने लगे और मुख्य काली बेल थोड़ी बढ़ गई, जिससे कली के कोन को समायोजित किया गया और बाई वुशांग पर काटने का लक्ष्य रखा गया। अरे, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही बाई वुशांग ने अपने कदम रोके, उसके मुंह के कोनों पर एक विस्तृत मुस्कान उभर आई और उसने लाल रंग की मुट्ठी के आकार की एक वस्तु निकाली और उसे जोर से कली के मुंह में फेंक दिया। विदेशी वस्तु घोस्टवाइन के मुंह में प्रवेश कर गई और घोस्टवाइन जम गई, अवचेतन रूप से कली का एक टुकड़ा बंद कर दिया और कुछ बार चबाया। बूम! एक पल में आग की लपटें आसमान तक उठने लगी और एक जोरदार विस्फोट से जमीन हिल गई। घोस्टवाइन को केंद्र में रखते हुए सभी दिशाओं में एक तेज सदमे की लहर फैल गई। देखते ही देखते जमीन झुलसकर काली हो गई, आसपास की घास और पेड़ सूख गए और टूट गए, कीड़े और चींटियां भाग गईं। यह एक छोटी सी आपदा की तस्वीर थी। खांसी, खांसी, यह विस्फोट अपेक्षा से अधिक हिंसक कैसे हो गया? घोस्टवाइन, रुको, ऐसे मत मरो। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें।